चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। डेप्रिसिएशन, और मेरे अकॉर्डिंग मैं जितना समझ पा रहा हूँ आज हम डेप्रिसिएशन को ख़त्म कर देंगे, किनारे लगा देंगे। क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। आ जाओ, बाकी मेथड तो मैंने करा दिए थे। आ जाओ, क्या लिखा है? कंसिडर द फॉलोइंग डिटेल, मशीन ए मशीन बी। आपको डेट ऑफ परचेज दे रखी है मशीन ए की मशीन बी की, 1/1/2006, 1/1/2008। आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है 12,25,000 एंड 15,75,000। रिलायजेबल वैल्यू स्क्वायर वैल्यू दे रखी है 25 और 75। यूजफुल लाइफ है 10 साल और 15 साल। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। फिर लिखा है द मशीन वॉज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब डेप्रिसिएशन जो लगाया जाता है वो स्ट्रेट लाइन मेथड के बेस पे लगाया जाता है। कैलेंडर ईयर इज द फॉलो एज अ काउंटिंग ईयर। हम किसको फॉलो करते हैं? कैलेंडर ईयर को। यानी कि जो हमारे ईयर एंड होता है वो 31 दिसंबर को होगा। ठीक है ना, 31 दिसंबर को होगा। इन 2008 मशीन ए वॉज रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 2 लाख। कह रहे हैं कि जो मशीन की वैल्यू है, मशीन की जो वैल्यू है, ठीक है, 2 मिनट रुकना। हाँ जी, जो मशीन की इन 2008 मैंने व्हाट्सएप कर दिया तेरे को। हाँ जी, इन 2008 मशीन वॉज रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 2 लाख। कह रहे हैं कि मशीन 2008 में मशीन की वैल्यू अपवर्ड बढ़ गई है कितने रुपए से? 2 लाख रुपए से। फ्रॉम 1/1/2009, ठीक है ना, इट वॉज डिसाइडेड टू अडॉप्ट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और 2009 से ये रिटर्न डाउन वैल्यू लगाना चाहते हैं। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन ईच मशीन अप टू 31 दिसंबर 2009। कह रहे कि हमसे पूछा जा रहा है कि आपको एक स्टेटमेंट बनानी है जिसके अंदर आप ये दिखा पाए कि आपने 31 दिसंबर 2009 तक कैसे कितना कितना डेप लगाया है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? मतलब स्टेटमेंट, अब इन्होंने स्टेटमेंट मांगी है, अकाउंट नहीं मांगा है। तो आप चाहो तो नॉर्मल स्टेटमेंट फॉर्मेट के अंदर काम कर सकते हो। क्लियर ही नहीं है? अच्छा, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है ना, वो कॉन्सेप्ट आता है हमारा किसका? इसे हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। हेलो, क्यों? ठीक है, बात क्लियर हुई? अब इधर देखो, आ जाओ, देखो ये कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसे बोलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। इसका रिवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि अगर हमें लगता है कि हमारी एसेट की वैल्यू अपवर्ड या डाउनवर्ड हो रही है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मार्केट सिनेरियो चेंज होने से, बोलो, मार्केट सिनेरियो चेंज होने से, क्या बोलो दोबारा बोलो, मार्केट सिनेरियो चेंज होने से हो सकता है कि मेरी एसेट की वैल्यू क्या हो गई हो? ज़्यादा हो गई हो, या हो सकता है क्या हो गई हो? कम हो गई हो। एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करके चलता हूँ। जैसे ना, नॉर्मल सी बात समझना, शायद मैंने आपके आगे वाला एग्जाम्पल लिया था नहीं लिया था मुझे याद नहीं है, बट मैं फिर भी एक बार ये वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज मान के चलो कि ना जैसे लोग पहले गाड़ियाँ वगैरह खरीदते थे बेसिकली, तो नॉर्मल लोग जैसे इस लाइक बलेनो, i10, i20, ये जो थोड़ी मतलब एक तो छोटी गाड़ियाँ होती थी और थोड़ा सा ऊंची नहीं होती थी, नीचे होती थोड़ी, मतलब एक तरीके से इसे लो फ्लोर गाड़ी कहते हैं एक तरीके से। इस टाइप की गाड़ियाँ होती थी। अगर आप तुम देखोगे आज के सिनेरियो में इस टाइप की गाड़ी की डिमांड कम है। लोग इस टाइप की गाड़ी में इन्वेस्टमेंट कम करना चाहते हैं, हाँ या ना?
लोग ज़्यादातर चाहते हैं कि भाई हम जो भी अब गाड़ी खरीदें, अगर बड़ी भी खरीद रहे हैं तो थोड़ी सी मतलब होगी वो 5 सीटर ही, और थोड़ी ऊंची सी हो। बोलो हाँ या ना। ये मतलब बैठने में आदमी के ना थोड़ी टांगें दुखनी चाहिए बेसिकली, जैसे ट्रक पे चढ़ रहा हो, थोड़ी वैसी फीलिंग सी आनी चाहिए, ऊंची सी गाड़ी हो, हाँ ना। तो अब क्या है, तो लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो कुल मिला के 10 से 12 लाख रुपए की हो गई है। पहले क्या होता था कि लोग 5-6 लाख रुपए तक की गाड़ी देखते थे और खुश रहते थे। अब लोगों की वही इन्वेस्टमेंट जस्ट दुगनी हो गई है। मतलब लोग कम से कम 10 से लेके 12 या 15 तक भी गाड़ी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या है, गाड़ियों का ऑलरेडी, इंडियन मार्केट के अंदर गाड़ियों का रेट ऑलरेडी बढ़ गया है। मतलब नई गाड़ियों का रेट ऑलरेडी क्या हुआ है, एनहांस हो गया है, बढ़ गया है। तो उससे मतलब फर्क क्या पड़ा मार्केट में, जो सेकेंड हैंड गाड़ियों का मार्केट था उसका रेट भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। बात क्लियर हो गई। मतलब आप यकीन मान के चलना कि जब जो मेरे पास i10 थी, क्लियर ही नहीं है, जो मेरे पास i10 थी, और अगर मान के चलो जब वो 5 साल पुरानी हुई तब भी वो मेरी 3 लाख में जा रही थी, आज वो 10 साल पुरानी तब भी वो मेरी 3 लाख में जा रही है। अंदर समझ गए, अंदर समझ गए, तुम नहीं समझे। मैंने ये सर कहाँ बड़ी वैल्यू, बड़ी तुम ये नहीं देख रहे, 5 साल बाद ही 3 की जा रही थी, हाँ ना, और 10 साल बाद भी 3 की ही जाएगी। अंदर समझ रहे हो। मैंने डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगना, बल्कि डेप्रिसिएशन लगने से वैल्यू घटनी चाहिए थी, इसकी वैल्यू उतनी ही स्टेबल हो गई। आया समझ नहीं आया, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो न्यू गाड़ियों का मार्केट है वो उसका रेट हाई है, तो लोग सेकेंड हैंड गाड़ियों में भी ज़्यादा मार्जिन कमा रहे, जबकि मेरे तो पुराने रेटों पे खड़ी हुई गाड़ी है। आया समझ में नहीं आया, ये होता है बेसिकली। तो इसमें हुआ क्या, जो मेरी खुद की आई है वो क्या कर गई, रिवैल्यू कर गई। बोलो हाँ ये ना, यही नहीं है। मतलब एक तरीके से अगर अब वो 2 लाख रुपए की जानी चाहिए थी या 2.5 लाख रुपए की जानी चाहिए थी, उसका मार्केट 50,000 रुपये एनाउंस हो गया। इसे क्या बोलते हैं, अपवर्ड ट्रेंड आया, और वो परमानेंट है, इतने की चली ही जाएगी। हम डिमांड तो 3.5 लाख रुपए की रखेंगे तो 3 लाख की बिक जाएगी। आया समझ में नहीं आया, मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई। तो इसे कहते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रिवैल्यूएशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। मतलब जिन एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, कई बार मार्केट सिनेरियो चेंज होने से उनका ट्रेंड चेंज हो जाता है, कई बार उनकी वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आया समझ में नहीं आया, क्या बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है, या हो सकता है वैल्यू घट भी जाए, तो ये देखो होता भी है। जैसे एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जब जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया, जैसे पेजर का एग्जांपल दिया मैंने आपको, और मोबाइल का एग्जांपल दिया। इंडिया में पेजर बहुत अच्छे चल रहे थे, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहे थे, लेकिन जब इंडिया के अंदर मोबाइल लॉन्च हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो जिन लोगों के हाथों में पेजर थे वो ऑटोमेटिक क्या कर रहे, डी वैल्यू कर गए, मतलब वैल्यू घट गई उनकी। आया समझ में नहीं आया, ये कह लो कि खत्म ही हो गया मामला। आया समझ में नहीं आया। तो मार्केट सिनेरियो अगर चेंज होता है तो हमेशा ध्यान रखना, कई बार समय से पहले एसेट की वैल्यू घट भी सकती है, और हो सकता है एसेट की वैल्यू बढ़ भी सकती है। आया समझ में नहीं आया, इसे हम कहते हैं रिवैल्यूएशन। आया समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। खैर अब मैंने ये बता दिया, जहाँ पर मैंने AS6 लिखा हुआ है, अब वो AS10 ही है, क्लियर ही नहीं है। तो रिवैल्यूएशन की बात खैर पहले से AS10 में लिखी हुई थी, अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि AS6 रिवैल्यूएशन के बारे में डिस्कस नहीं करता। अब तो खैर क्या है, मैंने क्या बोला, अब AS6 है ही नहीं, AS6 कहाँ पे मर्ज हो गया, AS10 में ही मर्ज हो गया है। तो यहाँ पे लिखा है कि ट्रू एंड फेयर पोजीशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, some enterprises revalue their asset. Revaluation may increase or decrease the value of asset. It may revaluation can be two types, upward revaluation, downward revaluation. मतलब अब देखो एक्चुअली इन्होंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बारे में मैं बात करता हूँ आपसे। ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, सपोज मान के चलो, देखो अकाउंट के अंदर ना हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट लगाते हैं, पता है सब बच्चों को, कॉस्ट कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि सपोज मान के चलो साई सत्याशी ने क्या करा, 5 लाख रुपए की कोई लैंड खरीदी, जमीन खरीदी, आज से 20 साल पहले। बोलो हाँ या ना। तो बताओ साई कि अकाउंट क्या कहता है, भाई कितने की खरीदी जमीन, 5 लाख की। तो तुमने एंट्री लगाई होगी लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोलो हाँ या ना, जमीन आई पैसा गया, तो तुमने लैंड को एसेट मान के बैलेंस शीट में 5 लाख में रिकॉर्ड करा, और वो 20 सालों से 5 लाख में ही चल रहा है, क्योंकि यू आर फॉलोइंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट। बोलो हाँ या ना, यू आर फॉलोइंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट। वो 20 साल से 5 लाख की दिख रही है एसेट, लेकिन क्या एक्चुअली 5 लाख की है वो, नहीं यार, 20 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई होगी 25-30 लाख रुपए तो हो गई होगी। आए ना, 20 साल बाद अब उसकी वैल्यू मान लो 25 लाख रुपए की वैल्यू हो रही है, तो बैलेंस में दिख कितनी है वो वैल्यू, 5, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है, 25। तो क्या वो 5 लाख रुपए सही पोजीशन बता रहे हैं तेरी, सही औकात बता रहे हैं तेरी, नहीं बता रहे।
आया समझ में नहीं आया? पोजीशन इज लाइक औकात, बोलो हाँ या ना? ठीक है, तुमने तो 5 लाख दिखा रखा है, मतलब तुमने तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपने सेट को 5 लाख का दिखा रखा है, जबकि एक्चुअली उसकी कीमत 5 लाख की नहीं है। अब तो उसकी वैल्यू कितनी है, 25 लाख की वैल्यू है, तो 25 लाख का दिखा दो, बोलो हाँ या ना? तभी तो तुम्हारी ट्रू एंड फेयर पोजीशन पता लगेगी। हाँ भाई देखो इसके पास इतने रुपए की एसेट है, वर्थ इतनी है इसके एसेट की, बोलो हाँ या ना? जो कि पता नहीं लग पा रही, तो क्योंकि हमारी पोजीशन सही पता लगे, तो कई बार कंपनियां क्या करती हैं, अपने एसेट को क्या करती है, रिवैल्यू कर देती है। क्या करती है, रिवैल्यू करती है। अगर बढ़ गई तो बढ़ा देती है, घट गई तो घटा देती है। हालांकि मैं आपको सही बता के चलूँ, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है। और जब हमें कंपनी की शेयर्स के प्राइस निकालने होते हैं, शेयर वैल्यू निकालनी होती है, तभी ज़्यादा काम के कारगर साबित होती है, क्योंकि रियल एसेट वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। बेसिकली हम नॉर्मल लाइफ में इसे एप्लीकेशन नहीं करते हैं, कंपनी बहुत रेयर करती है। आया समझ में नहीं आया? नहीं तो जिसकी बैलेंस शीट जैसे चल रही है वो वैसे बैलेंस शीट चलती रहती है, इससे सरदर्दी को पालता रही है। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये आए ना, ये स्पेशली लाला कंपनियाँ, समझ गए? आगे चले, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? तो जब मैं 25 लाख की दिखाऊंगा लैंड, तब मेरी रियल और सही ट्रू एंड फेयर पोजीशन पता लगेगी। सही कह रहा हूँ साईं? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? आया समझ में नहीं आया? लेकिन तो सर 25 लाख का कर दे बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, 20 लाख रुपए बढ़ा दो। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, जो भी तुम रिवैल्यूएशन करो उसको करते वक्त तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ ये एक परमानेंट रिवैल्यूएशन है। परमानेंट का मतलब ये होता है मेरे बेटा जी कि वैल्यू अब चेंज होने वाली नहीं है। बोलो हाँ या ना? हो सकती है एक बार चेंज करेगा तो वैल्यू दोबारा भी चेंज हो सकती है, बट जब तुम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, जब वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि हाँ यार इतनी की तो वैल्यू है। मार्केट सिनेरियो दोबारा चेंज हो तो बात अलग है, लेकिन ये एसेट इतने की तो है। हाँ है ना? क्लियर है? जैसे कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि 5 लाख की एसेट है, 25 लाख की तो बिकी जाएगी मेरी जमीन, है ना, 25 लाख की, लेकिन जरूरी की तो मैं 25 लाख की मिले। लोग कहते हैं 25 तो नहीं, फिर भी 20 तो है ही, समझ गए? तो लोग 25 लाख तक का रिवैल्यूएशन अगर की कहाँ तक का कर लेते हैं, 20 लाख, समझ गए? मतलब 5 लाख की है, 15 लाख बढ़ा लेते हैं। बोलो हाँ ये ना? मतलब जितनी वैल्यू हमें परमानेंट लगती है उतने तक हम क्या कर लेते हैं बात को, मतलब उतनी वैल्यू बढ़ाया घटा सकते हैं। आया समझ में नहीं आया? मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलो हाँ ये ना? अब देखो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कि तुम्हें किस तरीके से काम करना है, ये ध्यान रखना। देखो अब देखो ये मैंने टेबल बना रखी है, इस टेबल से तुम्हें सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। टेबल से तुम्हें सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। बड़ा बेहतरीन टेबल, बहुत सोच के बनाई है मैंने टेबल ये, समझ गए? ये लिखा टाइप्स ऑफ रिवैल्यूएशन, मैं कौन सा रिवैल्यूएशन करूंगा, डाउनवर्ड या अपवर्ड। फिर क्या लिखा, फर्स्ट टाइम इन द रिवैल्यूएशन, मतलब पहली बार हुआ, उसके बाद भी अगर रिवैल्यूएशन होता है तो क्या लिखा मैंने, फर्स्ट टाइम एंड सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब है बाद में। आया समझ में नहीं आया? तो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हो रहा है तो क्या एंट्री लगेगी, और एक बार होने के बाद दोबारा हो रहा है तो क्या एंट्री लगेगी। दोबारा बोलूं, पहली बार रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो क्या होगा, और एक बार करने के बाद रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो क्या होगा। आया समझ में नहीं आया? अब आपको अपनी बुद्धि का चरम सीमा तक यूज करना है मेरे साथ, ठीक है? बताओ पहले मैं कौन सा रिवैल्यूएशन करने वाला हूँ, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, ठीक है? सारे बच्चे समझ लो कि तुम्हारे पास क्या थी, एक जमीन थी, लैंड एंड बिल्डिंग ले लो, लैंड एंड लो, लैंड एंड बिल्डिंग, और वो लैंड एंड बिल्डिंग मान के चलो 10 लाख रुपए की रिकॉर्डेड है। कहां पर, बैलेंस शीट में, एसेट्स साइड में। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बैलेंस शीट में एसेट साइड में 10 लाख रुपए की रिकॉर्डेड है, तुम्हारी बैलेंस शीट मैच है, क्लियर है? अब मान के चलो तुम्हें लगता है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अब 10 नहीं है यार, 15 हो गई है। हाँ ये ना, बिलीव है बढ़ गई है वैल्यू। हाँ ये ना? अब कॉमन सेंस लगाना, एंट्री मत टीपना, कॉमन सेंस लगाओ। मुझे लैंड की वैल्यू बढ़ानी है, लैंड क्या है, एसेट, एसेट क्या होती है, डेबिट। बढ़ाने के लिए क्या करूंगा, और डेबिट, तो लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, 5 लाख रुपए। बोलो हाँ ये ना? क्लियर ही नहीं है? लेकिन क्रेडिट क्या करूं, क्रेडिट करने के लिए कुछ मेरे पास है ही नहीं, कुछ याद तो रहा है नहीं, तो यहाँ पर मैं क्रेडिट कर दूंगा आरआर अकाउंट। क्या क्रेडिट कर दूंगा, आरआर। आरआर का मतलब है रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। क्या बोल देंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। अब पता क्या होगा, जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे, सुनो इधर देखो, जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे तो जमीन यहाँ पे 10 लाख की नजर आ रही है, 5 लाख तो तुमने बढ़ा दी, कितनी हो गई, 15, ऐसा बढ़ गई। और वही 5 लाख तुम यहाँ भी बढ़ा दोगे लाइबिलिटी साइड में रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से, तो 5 लाख यहाँ ही बढ़ा है, 5 लाख यहाँ ही बढ़ा है, तो बैलेंस शीट क्या करेगी तुम्हारी, मैच। आया समझ में नहीं आया? मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? हाँ ये ना? ये मत कहना यहाँ 15 हुआ यहाँ 5 हुआ,
भैया एसेट 10 लाख की है और बैलेंस शीट मैच कर रही थी, हम कितने से बढ़ा रहे हैं एसेट को, 5 लाख से यहाँ बढ़ा, एक इफेक्ट, 5 लाख से यहाँ बढ़ा, दूसरा इफेक्ट, डबल एंट्री लगा दी हमने। आया समझ में नहीं आया? बैलेंस शीट मैच, एंट्री देखो क्या बनाई है मैंने, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, आरआर अकाउंट। आया समझ में नहीं आया? तो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है ना, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिजर्व में सरप्लस में नजर आता रहेगा, और ये बार बार ये बताता रहेगा कि तुमने एसेट की वैल्यू क्या करी है, रिवैल्यूएट करी है। आया समझ में नहीं आया? बोलो हाँ या ना। जब भी जैसे तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब जब भी, अब तो सब कंप्यूटराइज है, जैसे तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री देखोगे अपने टैली के सॉफ्टवेयर में, वॉट एवर सॉफ्टवेयर कंपनी फॉर, तो वो बता देगी देखो तुमने रिवैल्यूएशन कब कब करा और किन किन एसेट्स पे करा, वो पूरा स्टेटमेंट दे देती है। आया समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? ठीक है। अब मान के चलो तुमने कितनी वैल्यू कर दी मेरे बच्चे, 5 लाख बढ़ा दी, आगे ना कितनी हो गई, 15 लाख, और आरआर तुम्हारे पास कितना है अब, 5 लाख। ये वाली बात क्लियर हो गई? ये 5 लाख है, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? आगे बढ़ू। अब अब एक बार रिवैल्यूएशन होने के बाद दोबारा रिवैल्यूएशन हुआ है ना, मानो मतलब कोई इसके बाद बाद के 2 साल बाद, 3 साल बाद, वॉट एवर, तो क्या लिखा है, क्या लिखा है, अगेन क्या हो रहा है, अगेन अपवर्ड हो रहा है, एक बार बढ़ा फिर दोबारा बढ़ गया, समझ गए? अब हमें लग रहा है 3 साल बाद अब एसेट की वैल्यू नहीं यार 17 लाख है, कितनी है, 17। अब मुझे 15 से कितनी करनी है, 17, कितनी बढ़ानी है, 2, 15-17 में कितनी बढ़ानी है, 2 लाख। एंट्री क्या बनेगी, अगेन सेम, एसेट अकाउंट डेबिट टू आरआर। अब एसेट कितनी दिखेगी, 17 की, और रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना दिखेगा, 7 लाख। क्लियर ही नहीं है? मैंने पूछा आरआर कितना दिखेगा, 7 लाख बोलना चाहिए था, 2 लाख ही बोलना चाहिए, 2 लाख से बढ़ जाएगा, 5 लाख पहले से था, 2 लाख और बढ़ गया। आया सही में नहीं आया, जल्दी बोलो फटाफट से, हाँ या ना। या तो क्लियर है? ठीक है, क्लियर ही नहीं है। सपोज मान लो आपने बढ़ाया, फिर एक बार और बढ़ाया, फिर 3 साल बाद आपको लग रहा है कि वैल्यू कम हो गई है यार, वैल्यू कम हो गई है यार, कितनी कम हो गई, 6 लाख कम हो गई है वैल्यू, ये 17 लाख की, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 11 लाख हो गई है, कितनी हो गई है, 11 लाख हो गई, कितनी वैल्यू कम हो गई, 6 लाख। बोलो हाँ या ना। अब एंट्री क्या करोगे, जस्ट उल्टी बनाओ एंट्री, रिवर्स एंट्री बोलो। भाई 7 लाख का तो तुमने प्रॉफिट रिकॉर्ड, 7 लाख का प्रॉफिट कहाँ रिकॉर्ड करा होगा, आरआर में, है ना, और कितना लॉस हो रहा है, 6 लाख का लॉस हो रहा है, तो 6 लाख का लॉस आरआर से कवर हो रहा है नहीं हो रहा है? अरे जोर से बोलो हाँ या ना। क्लियरिटी है या नहीं है, पहले बोलो, क्लियरिटी है? ठीक है, तो यानी कि तुम्हारा क्या हो रहा है, 6 लाख का लॉस हो रहा है, तो तुम क्या करोगे, ये 6 लाख का लॉस आरआर से कवर हो सकता है नहीं हो सकता है, हो सकता है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, आरआर जो क्रेडिट होता है क्या कर दोगे, डेबिट टू एसेट अकाउंट। आरआर से 6 लाख रुपए निकाल दो, अब आरआर में कितने रह जाएंगे, 1 लाख, और ये कितनी हो जाएगी, 17 होगी तो 11 लाख हो जाएगी। आया समझ में नहीं आया? चलो एक काम करते हैं, मैं 11 लाख की जगह मैं 9 लाख लिख देता हूँ, कितना लिख दूँ, 9 लाख। अब मेरी एसेट की वैल्यू ना 17 नहीं है यार, अचानक से मार्केट क्रैश करके 9 लाख रुपए की हो गई, कितनी हो गई, 9 लाख, 17 से कितनी हो गई, 9, कितनी कम हुई, 8 लाख कम हो गई, और मेरे पे आरआर कितना था, 7 लाख। बोलो हाँ ये ना। तो आरआर से 7 लाख तक ही कवर कर सकता हूँ मैं, आरआर से 7 लाख तक ही कवर कर सकता हूँ, उससे ज्यादा कवर अब नहीं कर सकता। मेरी बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? तो बाकी 1 लाख कहाँ से कवर करूंगा, पीएनएल से, कहाँ से कवर करूंगा, चलो आ जाओ, क्या करेंगे, आरआर अकाउंट डेबिट, रिवॉल्यूशन रिजर्व डेबिट कितना, 7 लाख, है ना, पीएनएल डेबिट 1 लाख, कितना हो गया, 8, टू एसेट अकाउंट। अब आ जाओ एंट्री पढ़ो क्या लिखा है, आरआर अकाउंट टू दी एक्सटेंट अनयूटिलाइज, जितना आरआर मैंने यूज नहीं करा उतना यूज करूंगा, उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो पीएनएल को यूज करूंगा, और एसेट की वैल्यू कम कर दूंगा। एंट्री डाइजेस्ट हुई है नहीं हुई, बोलो हाँ ये ना। इतनी बात क्लियर हुई नहीं हुई, क्लियर है नहीं है? पहले आरआर यूज करेंगे जितना अवेलेबल है, उसके बाद पीएनएल यूज करेंगे अगर नीड है, और एसेट की वैल्यू कम कर देंगे, एसेट होती है डेबिट, कम करने के लिए कर देंगे क्रेडिट। बोल दीजिए फटाफट से हाँ या ना। क्लियर है मेरी बात? अगर तुम्हें ये बात समझ में आती है तो तुम्हें नीचे वाली बातें समझ में आ जाएगी। क्या लिखा है, पढ़ो। अब क्या हो रहा है, डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन, क्या हो रहा है, डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन। मेरी बात क्लियर हो गई होगी? अब मान के चलो एग्जांपल चेंज कर दो बेटा,
दीदी चला लो पंखा, या तो तू चला दे। मैं वही हो, यहाँ गर्मी की लग रही है? तुम हिलाते हो क्या इसे? अरे छोड़। सही है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखो अपवर्ड, अब अपवर्ड का सॉरी डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू, अब तुम्हें लगता है यार वैल्यू जो है ना 10 लाख से 8 लाख हो गई है, वो तो वैल्यू बढ़ गई घट गई है? कितनी घट गई है? ये प्रॉफिट है लॉस है? लॉस कहाँ जाएगा? पीएनएल में। तो पीएनएल में खर्चा मान के क्या कर दो, डेबिट कर दो, आएगा ना। और टू एसेट अकाउंट, एसेट को कम कर दो, एसेट उधर डेबिट, कम करने कर देंगे क्रेडिट, पीएनएल डेबिट टू एसेट अकाउंट। आया समझ में नहीं आया? अच्छा मान के चलो, उसके बाद एसेट की वैल्यू 7 लाख हो गई है, घट गई है, अब 8 से 7 हो गई, तो एंट्री क्या बनेगी? अगेन सेम, पीरियड डेबिट टू डाउनवर्ड हुई, और अगेन क्या हो गई? डाउनवर्ड। एक बार डाउनवर्ड हुई, फिर उसके बाद भी क्या हुई? डाउनवर्ड हुई, तो सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी। लेकिन मान लो अब एसेट की वैल्यू घट बढ़ जाए, 8 लाख से हमारी एसेट की वैल्यू कितनी हो गई है? 11 लाख। कितनी बढ़ गई? 3 लाख। लेकिन 2 लाख तो तुम पहले क्या कर चुके थे? बुक कर चुके थे ना एज अ लॉस। कितना? कहाँ पर? पीएनएल में। तो तुम कहोगे जो पहले मैंने लॉस बुक करा था ना, अब वो लॉस रहा नहीं, वो खत्म हो गया मेरा, तो पहले उस लॉस को पीएनएल से क्या ले लोगे? बैक ले लोगे। और बाकी देखो, लॉस बैक लेने का कितना बचा? 1 लाख, वो कहाँ डालोगे? आर में। तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट उधर डेबिट, बढ़ाने के लिए एसेट की नीचे उधर डेबिट की, बढ़ाने के लिए क्या कर दोगे? और डेबिट। क्या कर दोगे? और डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। जो लॉस तुम्हें डेबिट कर रहा था यहाँ पर, उसे क्या कर देना? क्रेडिट टू द एक्सटेंड फर्स्ट टाइम लॉस। जो पहली दफा लॉस हुआ था उसको कवर अप करो पहले, आए ना, वो लॉस खत्म हो गया, उसके बाद भी अगर कुछ बच रहा है प्रॉफिट, तो वहां जाएगा तुम्हारा आर में। आया समझ में नहीं आया? मतलब पहले आपको ना जो सब्सिक्वेंट एंट्री है, सब्सिक्वेंट एंट्री डिपेंड करती है आपकी फर्स्ट टाइम एंट्री के बेस पर। आपने पहले क्या बुक करा था? प्रॉफिट बुक करा था या लॉस? प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट ही हो रहा है तो बढ़ जाएगा, लॉस के बाद लॉस ही हो रहा है तो लॉस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट के बाद लॉस हो रहा है, ये लॉस के बाद प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले वाले प्रॉफिट या लॉस एडजस्ट होगा। एग्जाम्पल, प्रॉफिट के बाद लॉस हो रहा है, तो पहले लॉस, पहले वाले प्रॉफिट से कवर अप होगा, उसके बाद पीएनएल में घुसेगा लॉस। आया से भी नहीं आया? अगर लॉस के बाद प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले प्रॉफिट पहले वाले लॉस को कवर अप करेगा, उसके बाद वो नया प्रॉफिट क्रिएट करेगा आरआर के नाम से। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है ये? नहीं है? ये कहानी है, इस पूरी कहानी यहाँ तक क्लियर है। अब इस कहानी में मेरे समझाने लायक बात और क्या बचती है? कहानी क्लियर हो गई? जल्दी बोलिए फटाफट, रिवॉल्यूशन क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़ू ना? अब इस पूरी कहानी में मेरे बताने लायक जो कहानी है वो क्या है, ये मैं हेडिंग डालता हूं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। हाँ जी, इस पूरे सिनेरियो में मेरे बताने लायक कहानी सिर्फ एक बचती है, और वो क्या है? डेप्रिसिएशन। समझ गए? मैं एक एग्जांपल इमेजिनरी फिगर्स लेके अपनी बातों को पूरा खत्म कर दूंगा। एग्जांपल मान लो कि लैंड एंड बिल्डिंग, जिसकी बुक वैल्यू समझते हो ना? जो वैल्यू कहाँ रिकॉर्डेड है? रिकॉर्डेड है 10 लाख रुपए। ऑल डन? क्लियर है?
डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं 10% पर एनम WDV मेथड। कौन सा मेथड? WDV मेथड के अकॉर्डिंग हम डेप लगाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? बढ़िया, ठीक है। अब मुझे बताओ, फर्स्ट टाइम रिवॉल्यूशन हुआ, और वो रिवॉल्यूशन क्या हुआ? अब ठीक है ना, तो लिखेंगे मार्केट में कीमत कितनी हो गई? 15 लाख। सारे बच्चों को पता है एंट्री क्या बनेगी? बताओ चलो एंट्री क्या बनेगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू RR अकाउंट। बोलो हाँ, ये ना कितने रुपए? 5 लाख और 5 लाख। क्लियर ही नहीं है? मतलब अगर मैं इसी को समझाने बैठूं तो बैलेंस शीट में जो जमीन दिख रही थी 10 लाख की, उसमें RR के नाम से 5 लाख और बढ़ गए और वो हो गई 15 लाख की, और एक रिवोल्यूशन रिजर्व क्रिएट हो गया 5 लाख। तो 5 और 5 यहाँ बढ़ गए, इसे बैलेंस शीट मेरी मैच करेगी। लेकिन अब सेकंड पॉइंट क्या है कि जब ईयर एंड आएगा तो डेप तो लगेगा। डेप की एंट्री बोलो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। अभी मत कहना सर लैंड एंड बिल्डिंग में डेबिट लगता है। अबे लैंड पे नहीं लगता, बिल्डिंग पे तो लगता है। क्लियर ही नहीं है? चलो जी, तो कितना डेप लगाओगे भैया? अब तुम्हारी वैल्यू 15 लाख की है, 15 लाख का 10%, कितना डेप लगेगा? 1.5 लाख का डेप। आया समझ में? नहीं आया? फिर आप ये सारे बच्चे ये भी जानते हो कि जो डेप्रिसिएशन होता है, जो डेप्रिसिएशन होता है उसे हम कवर अप करते हैं, P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा करते हैं नहीं करते? अरे बोलो आइए ना, ठीक है। तो डेप है डेबिट, हटाने के लिए क्या कर दोगे? क्रेडिट। अब ये डेबिट, ये जो डेप है कहाँ कहाँ ट्रांसफर होता है? P&L में। अरे बोलो आइए ना, बेटे डेप कितना है? 1.5 लाख। पता है P&L में कितना जाएगा? खाली 1 लाख। क्यों? क्योंकि 50,000 का जो डेप है वो जाएगा RR। ये बात मुझे पता नहीं, मुझे दिमाग लगा। अब देखो, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, आपको कैसे पता? देखो ना, मैं बता रहा हूँ, एक्सिस डेप निकालता हूँ मैं यहाँ पर। मुझे बताओ, मैंने एसेट की वैल्यू कितनी बढ़ाई थी? 5 लाख। बोलो हाँ या ना? अब एसेट की वैल्यू बढ़ाने से डेप ना बढ़ेगा उसके ऊपर? डेप की परसेंटेज, मतलब डेप ज़्यादा हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है ना, अगर RR के ऊपर मैं 10% निकाल दूंगा तो मेरे 50,000 का डेप आएगा नहीं आएगा? तो मैं बोलूंगा भैया 1.5 लाख का डेप लग रहा है, 50,000 का तो RR की वजह से लग रहा है। बोलो हाँ या ना? 50,000 तो RR की वजह से लग रहा है। ये तो प्रूफ करूँ और तरीके से? ये लो बताओ, एसेट की पहली कीमत कितनी थी? 10 लाख, और बड़ी कितनी? 5 लाख। 15 लाख पे डेप लगाया ना तुमने, तो 10 लाख पहले कर दो, 15 लाख, 5 लाख पहले कर दो। 10%, 10% कितना आ गया ये? 10 लाख। और ये कितना आ गया? 5 लाख। तो तुम क्या बोलोगे? अगर मैं रिवैल्यूएशन नहीं करता तो ये 1 लाख। हाँ, मैं गलती हो गई, सॉरी, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। समझ गए? मतलब ये मान लो कि अगर मैं रिवैल्यूएशन नहीं करता तो 10 लाख की तो डेप लगता है 1 लाख। तो मैं ये तो कहेंगे 1.5 लाख में से 1 लाख का डेप तो पहले भी लगता और अब भी लगा, 50,000 का ज्यादा लगा। और 50,000 का ज्यादा क्यों लगा? रिवैल्यूएशन करने की वजह से। बोलो आएगा ना? तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहाँ गया है? RR में। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहाँ गया है? RR में। तो ये डेप भी वहीं से एडजस्ट होगा। आया समझ में? नहीं आया? अरे बोल दो हाँ या ना? अरे क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? जल्दी बोलो हाँ या ना? ठीक है? अरे बोलो। अब इससे पता क्या होगा? इससे फर्क क्या पड़ा? बैलेंस शीट में जो तुम्हारी लैंड एंड बिल्डिंग आएगी ना, 15 में से 1.5 गए, कितना आ गया? 13.5 लाख। और लेकिन मेरे बच्चे जो RR दिखेगा ना, वो 4.5 लाख दिखेगा। समझ गए? अरे बोलो हाँ या ना? अब मान लो, सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें।
सब्सिक्वेंट ईयर्स, बाद में डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन 2 रुपीज 9 लाख, नहीं नहीं 8 लाख रुपए, समझ गए? 8 लाख रुपए का रिवैल्यूएशन हो गया, डाउनवर्ड हो गया, कम हो गई वैल्यू। बोलो आएगा ना? अरे बोल दो आएगा ना? अब एंट्री क्या बनेगी? अब बताओ, एसेट की वैल्यू कितनी थी? 13.5 लाख की। अब 13.5 लाख से कितना कर रहे हो? 8 लाख। कम कर रहे हो ना? एसेट है डेबिट, कम करने क्या कर दोगे? क्रेडिट। बेटा कितनी कम हो रही कोई बताएगा? 5.5 लाख। 5.5 लाख बोल रहे हैं बच्चे, बोलो आइए ना? 5.5 लाख में से क्या करोगे? 4.5 लाख तो कहाँ से कवर करोगे? आर से। मैंने ये तो पढ़वाया था, जितना आर अवेलेबल है। बच्चे कहते हैं 5 लाख था, अरे अब 5 लाख नहीं था, 5 लाख था, लेकिन डेप्यू वैसे कितना है? 4.5। तो जितना आर अवेलेबल है, आर किसका? लैंड बिल्डिंग वाला। जितना आर अवेलेबल है उतना आर यूज करो, और बाकी कवर नहीं कर पा रहे ना 1 लाख को, वो कहाँ, वो लॉस कहाँ जाएगा तुम्हारा? पीएनएल में। अब आया समझ में? नहीं आया? मैंने एंट्री वही समझाई है तुम्हें, बस बीच में तड़का किसका घुमाया है? डेप का। बेटा क्लियर है ये नहीं है? जल्दी बोलो हाँ या ना। आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? समझ में आया नहीं आया मेरी बात? बोल दीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया। चले चले जी, तो देखो क्या लिखा है, 5वां पॉइंट पढ़ना। आफ्टर रिवैल्यूएशन न्यू डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन रिवैल्यूड फिगर। रिवैल्यूएशन करने के बाद डेप्रिसिएशन नई फिगर में होगा। एक्सेस डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट आरआर बैलेंस इन केस ऑफ ओवरवर्ड रिवैल्यूएशन। मैंने बताया था आपको ये वाली बात। नो, रिवैल्यूएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट बोथ आर डिफरेंट। देखो रिवैल्यूएशन मेथड अलग होता है और रिवैल्यूएशन डेप्रिशिएबल अमाउंट अलग होता है। बेसिकली ये कह रहे वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ठीक है? हालांकि वो तुम्हारे कोर्स में है नहीं। क्लियर है? चलो इसकी दो ऊपर की लाइन भी पढ़ लो, क्या लिखा है, उसके बाद भी लगा लो। अब जो सेकंड टाइम टैप लगेगा वो 8 लाख पे लगेगा, जो सेकंड टाइम टैप लगेगा वो किस पे लगेगा? 8 लाख पे लगेगा। क्लियर ही नहीं है? अब आगे लोगों क्या लिखा है, बट इट शुड बी नोटेड है एंटरप्राइज कैन नॉट बी मेड रिवैल्यूएशन इन सच अ वे दैट नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट गोज आउट मोर देन द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ दैट एसेट। देखो ये कह रहे हैं कि रिवैल्यूएशन एक हद तक किया जाता है, मतलब इतना मत कर देना कि उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा हो जाए अमाउंट। मतलब वही मैंने बोला ना, सोच समझ के रिवैल्यूएशन करना है। ड्यू टू रिवैल्यूएशन देयर विल बी नो चेंज इन ऑलरेडी चार्ज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। रिवैल्यूएशन की वजह से जो डेप तुम लगा चुके हो उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। इट मीन्स इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन इज ऑलवेज गिवन प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आगे आने वाले डेप बदलेंगे, पीछे जो डेप लग चुके हैं वो लग चुके हैं। और मैंने आपको बताया था जब पीछे की सोचनी नहीं है आगे की ही देखनी है, उसे क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर तुम्हें बताया भी था। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? इसी बात की चर्चा हमारे क्वेश्चन के अंदर भी हो रही है। अब मैं तुम्हें दोबारा से समय देता हूँ, एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लो। भाई मशीन है, मशीन भी दे रखी है और कुछ नहीं है। 2008 में रिवैल्यूएशन हुआ है, इन 2008 मशीन वॉज रिवैल्यूड अपवर्ड हुआ है 2 लाख। और 1/1/2009 को इन्होंने क्या करा है, मेथड मतलब WDV मेथड एडॉप्ट करना चाह रहे हैं। क्लियर ही नहीं है? ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को रीड करना चाहो तो रीड कर लो अपनी बुक से। बस हमें डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाना, स्टेटमेंट बना के दिखानी है और कुछ नहीं। चलो
ऑल डन। अच्छा क्या लिखा है, मशीन ए मशीन बी, डेट ऑफ परचेज ये लिखा 1/1/2006, 1/1/2008, कॉस्ट प्राइस है 12/25 और 15/75, रिलायबल वैल्यू 25/75 है, 10 साल के। हमें स्टेटमेंट बना के दिखानी है, बात खत्म करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर बताना बेटा कौन सा है, 20, और ये बेटा हमारा पेज नंबर 105। चलो बढ़िया, चल यहाँ पे लिखूंगा स्टेटमेंट शोइंग डेप्रिसिएशन। ये तो क्या रहा है वो डेप दिखा देना। चलो जी, यहाँ पर बेटा मैं हेडिंग डालूंगा साइन मशीन ए, और क्या लिखूंगा मशीन बी, और यहाँ क्या लिख दूंगा पर्टिकुलर। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेट ऑफ परचेज बताना क्या तरीके, डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 2006, और ये चलो शुरू करते हैं। कॉस्ट कितनी कॉस्ट है, 12,25,000। चलो, और ये 15,75,000। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। चलो बताइए ईयर एंड कब होगा, 31 दिसंबर। तो देखो जो पहला डेप लगेगा वो कब लगेगा, 31 दिसंबर 2006। कौन सा मेथड लगा रहे हैं पहले, ये स्ट्रेट लाइन मेथड। कोई परसेंटेज बता रही है स्ट्रेट लाइन की, नहीं। लेकिन ऑब्वियस बात है हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट माइनस के वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। पता नहीं कितना बढ़ेगा, 12/25 माइनस 25, 12/10, 1,20,000 रुपये। बोलो हाँ ये ना, अरे बोल दो हाँ ये ना, लो यहाँ कर देता हूँ। बोलो 12,25,000 माइनस 25,000 डिवाइडेड बाय 10, कितना आ गया डेप, 1,20,000। अरे क्लियर है। अभी यहाँ पे डेप चालू मत कर देना, बोलो हाँ ये ना, क्योंकि अभी वाली मशीन मैंने बाय करी नहीं है। बेटा बताना कितना आएगा, 12/25 माइनस 1,20, बोलो 11,05,000। ये तुम्हारी WD वैल्यू आ गई किस दिन की, 1/1/2007। अरे बोलो हाँ ये ना, ये तुम्हारा 15/75 रहेगा, क्योंकि अभी ये वाली मशीन बुक्स में आई नहीं है, खरीदी नहीं है, वो तो 1/1/8 में खरीदेंगे हम। अरे मेरी बात क्लियर हो गई, अरे बोल दो हाँ ये ना, डन है मेरी बात। चलो अब क्या होगा, जब फिर ईयर एंड आएगा, फिर डेप लगेगा कब, 31 दिसंबर 2007। सेम डेप लगेगा कितना, 1,20,000। हाँ ये ना, अब कौन सी वैल्यू आ जाएगी, बोलो फटाफट दे, WD वैल्यू आ जाएगी 1/1/2008 की। मेरी बात क्लियर होगी, नहीं पता ना कितनी आ गई वैल्यू, 2,09,85,000 और ये कितनी आ गई, 15/75 ही आएगी। अब बाय हो गई लेकिन मशीन, अब ये मशीन बाय हो गई, हमारी बुक्स में आ गई है 1/1/8 में। अब इन्होंने बोला कि 2008 में कुछ हुआ है, रिवैल्यूड हुई है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड है ना। कौन सी वाली मशीन, मशीन ए, और मशीन ए ही होती, बी हो भी नहीं सकती, क्योंकि बी तो आई है, एकदम आती साथ रिवैल्यू हो जाएगी, नहीं। तो लिखेंगे एट रिवैल्यूएशन, कितना, 2 लाख। बताओ कितना हो गया, 11 लाख, अरे 15 लाख, बोलो आए ना। अच्छा यहाँ पे मैं तुम्हें जनरल एंट्री सिखाऊं, आधे से ज़्यादा बच्चे पता है यहाँ पे वैसे जनरल एंट्री सोचते क्या है, वो RR के थ्रू एंट्री पास कर देते हैं। यहाँ पे एक एक तरीका और भी बेटर, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ इसकी एंट्री और क्या बन सकती है, जो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है, अपार्ट फ्रॉम RR ओपन कर देना। पता तुमने रिवैल्यूशन कितना करा, 2 लाख। ये 2 लाख रिवैल्यू करने से पहले डेप कितना लगाया, कितना भी डेप, 2,40,000, और वो 2,40,000 कहाँ गया होगा, सही बात है, ये नहीं है। अच्छा तुमने 2 लाख की वैल्यू बढ़ा दी, तो इसे अलग शब्दों में ये भी तो कह सकते हैं ना कि यार जो मैंने डेप लगाया था वो डेप कवर कर दिया, आए ना। अब वो डेप तो रहा ही नहीं, अब डेप खाली कितना रह गया, 40।
तो टेक्निकली जो मैंने खर्चा बुक करा था वो निकाल लिया मैंने। सही बात है ये नहीं है? बोलो हाँ ये ना। तो तुम बताए यहाँ पे एंट्री आरआर के थ्रू ना लगा के ज्यादा बेटर एंट्री क्या लगेगी? एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट डेबिट टू पीएनएल। जो पीएनएल में डेबिट करा था खर्चा, उसे मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट, क्लोज कर दिया। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? ठीक है, ठीक है। या फिर एक बात और बताता हूँ इसमें, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो अब यहाँ पे मैंने एंट्री क्या बनवाई तुमसे, बोलो फटाफट से। एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। लेकिन अब इससे होता क्या है, इससे गड़बड़ क्या होगी कि ये जो डेप है, ये डेप है तो पिछले सालों का। बोलो हाँ या ना? पिछले सालों का। और मतलब पिछले साल के पीएनएल में डेबिट हुआ है। बोलो हाँ या ना? और अगर मान के चलो सही मैंने इस साल क्रेडिट करवा दिया पीएनएल को, बोलो हाँ या ना? तो ये डेप तो पिछले सालों का है ना। टेक्निकली पिछले सालों का खर्चा रिवर्स कर रहा हूं मैं इस साल में। बोलो हाँ या ना? इससे क्या होगा? इस साल का पीएनएल बिगड़ सकता है। ये बात ही नहीं, तो इसलिए कहते हैं रियल परफॉर्मेंस पता लगना, वो पता लगती नहीं है। तो पीएनएल ओपन ना करके पीएनएल की जगह क्या ओपन कर दो? रेक्टिफिकेशन एरर, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। आया से नहीं आया? और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हो। आया से नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? ठीक है दीदी, क्या हो गया तुम्हें आजकल? पीछे बैठा करो, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ फिर। ठीक है, आ गया? चलिए, हाँ जी। तो ये हमारी अब वैल्यू आ गई 11,85,000। आया सही में? नहीं आया? आगे बढ़े। तो अब डेप लगेगा हमारे 11,85,000 पे ये रेंट में लगाइए। अब तो ये यहाँ से कौन सा मेथड फॉलो करना चाहते हैं? डब्ल्यूडीवी और परसेंटेज दे रखिए यार। हाँ यार, परसेंटेज सुननी थी, सही कह रहा है यार। ठीक 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 है, ठीक है। यहाँ से नहीं लग रही डब्ल्यूडीवी, अगले साल से लग रही है। अब बताओ एसेट की अब वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? 11,85,000। इसके वैल्यू कितनी लोगे? वही 25 ही लोगे इसकी। अरे बोलो हाँ या ना? अब बताओ एसेट की लाइफ कितनी? 10 साल। 2 साल निकल चुके, रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 8 साल। ये बोला था मैंने चेंज इन। बोलो हाँ या ना? चेंज इन वैल्यू हो गई है मेरी। बोलो कितना बैठा ये? 11,85 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 8, 1,45,000। अरे क्लियर है? अच्छा, इसका तो तुम निकाल ही दोगे, बड़ा आसान है। कैसे निकालोगे? 15 लाख और निकलेगी 15,75 माइनस 15, 1 लाख डिवाइड बाई 15। इसका टाइप कितना है 8 साल का? 1 लाख। अरे क्लियर है? ये कितना है बताओ रोड से? 10,40,000 है बेटा। और ये आया 14,75,000। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? ये तुम्हारी वैल्यू कौन सी आ गई? डब्ल्यू डी वैल्यू आ गई 1/1/2009। आया? अब डेप लगाएंगे दीदी 31 दिसंबर 9 में। कौन सा मेथड? डब्ल्यूडीवी। बट पॉइंट ये डब्ल्यूडीवी की परसेंटेज गिवन नहीं है, वो निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, क्या लगाओगे फॉर्मूला? 1 - ((S)(1/C) 1/(N) इंटू 100। वीडियो नहीं देखी तूने? क्यों? तबीयत? अच्छा, चलो। तो बताओ अगर मैं इसका लगाने बैठूं तो 1 - इसका वैल्यू कितनी है पहले वाले की? वही 25। और कॉस्ट कितनी लोगे? 10,40,000। अरे बोलो हाँ ये ना? अरे क्लियर है? इंटू 1/(1) लाइफ कितनी बची रही अब? 7 साल इंटू 100। सॉल्व करोगे? सीधा वो बता देना, डेप का रेट बता देना, डेप का रेट डायरेक्ट एक बार में सॉल्व करके। जल्दी। कैलकुलेटर बिना है मेरे पे तो। यहाँ जरा
साइन को समझा। पच्चीस हजार डिवाइडेड बाय 10,40,000 रूट 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय लाइफ +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 0.58 आ रहा है। -1 मल्टीप्लाई 100, डेप का रेट निकल कर आ रहा है 41%, पहली वाली मशीन का। तो 10,40,000 का 41%, 4,26,400। अब ऐसे दूसरी वाली मशीन का करो, 1 माइनस स्क्वायर वैल्यू है 50, WD वैल्यू रह गई है 14,75,000, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है 1/14, है ना, क्योंकि इसकी लाइफ 14 साल बच रही है, 1 साल ही बीती इसकी लाइफ। अरे क्लियर है? 75 डिवाइडेड बाय 1475 रूट 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय लाइफ +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -100 -100 क्यों कर दिया, +100 -1 करना था, 80 +100। मेरा तो 20% निकल रहा था। उन्नीस आ रहा है। भाई 0.808 आ रहा है, -1 में से लेस कर दो, 19% आएगा लगभग। तो 14,75,000 के ऊपर 19% का डेप लगा दो, तो 2,80,250 ये वैल्यू रह ये वैल्यू रह गई। 11,94,750। ये 6,13,600। अरे क्लियर है? बोलो हाँ या ना। मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ 2 लाख वाले पे। 2 लाख वाली एंट्री आप RR से बनाना, क्योंकि मैंने अपने जब दिमाग लगाया तो मैंने यही बोला था कि अगर आप पीनल के थ्रू बनाओगे तो पिछले साल के मतलब इस साल का पीनल बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हम पीनल ओपन ना करके क्या ओपन कर देते हैं, पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन कर देते हैं, और पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट को ही हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं। तो आप RR के थ्रू ही बनाना है 2 लाख की एंट्री, समझ गए? पीनल के थ्रू मत बनाना, उसका इफेक्ट वही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, इफेक्ट वही है। मतलब आप इसे ये कह सकते हो कि हम एक तरीके से पुराने लॉस को रिकवर भी कर रहे हैं। बस ये जो बात मैंने बोली वो ठीक बोली है। क्लियर है ये नहीं है? आ गया? चलो, ये वाला मेथड हो गया, ये वाला मेथड हो गया, ये वाला भी मेथड हो गया। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। ये 15 भी हो गया था ना हमारा। बस मुझे लग रहा है डिप्लीशन रह गया हमारा। 10-11 हमारे डिप्लीशन ही सारे। ठीक है एन्युटी, ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाओ। अब हम बात कर रहे थे किसकी? डिप्लीशन मेथड की। एकदम शांत हो जाओ प्लीज। हाँ जी, देखो डिप्लीशन मेथड की बात करते हैं।
बताओ ये क्या है? बताओ बेटा क्या है ये? लाइट? पागल है क्या? ये जमीन है, ये लैंड है भाई, लैंड है। ठीक है। और ये क्या है? ये है पाताल। जहाँ पे आदर्श जाएगा। ठीक है। अब देखो कि एक्चुअली क्या होता है। सपोज मान के चलो ये जमीन आदर्श की है, ये जमीन आदर्श की है, और आदर्श को पता लगा कि एक दिन पता नहीं ये ऐसी ठोकर ठाकी मचा रहे थे इसके घर वाले, तो अचानक से पता लगा कि कुछ काला काला सा बाहर आने लगा। फिर इन्होंने क्या करा, उस काले काले को ऐसे छुआ और सूंघा। ठीक है। इन्होंने सूंघा और ये देखा, अरे ये तो तेल है, तेल निकल गया, मेरी जमीन के नीचे तेल के कुएं हैं। ठीक है। तो फिर क्या हुआ? अब इसने क्या करा, क्या मुझे बताओ? आदर्श वैसे कह तो सकता है, लेकिन फिर भी तुम बुद्धि का यूज करना। क्या आदर्श के मन में ऐसा आएगा कि ला भाई ला, अपनी घरवाली को बोले फावड़ा लेकर आ, हाँ निकालेंगे सारा तेल। नहीं हो सकता ना ऐसा, नहीं हो सकता। ये तो पता चला कि भाई मेरी जमीन की ये तेल है, तो ये क्या करेगा, जो मिनरल्स है कुल मिलाकर ऐसा मान के चलो, तो ये क्या करेगा, ये कोयला है, कुछ भी कह सकते हो एक्सवाइजी। ठीक है। तो आज ही सारा कोयला निकाल दे रहे हैं। ठीक है। तो ये अपनी जमीन को लीज पर दे देगा। किस पे दे देगा? लीज पर। किसको? एक्सट्रैक्शन कंपनी को, जिनका एक काम ही यही होता है कि भैया देखो कितना है मामला, आए ना, जैसे पाकिस्तान में चल रहा है। ठीक है ना, समुद्र के नीचे कई बार खोद चुके हैं वो, बेसिकली। ठीक है। अब सवाल ये है, ठीक है, तो अब एक्सटेंशन कंपनी को लीज पे दे देगा। अब एक्सटेंशन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, भाई देखो लीज पे देने का तुम्हें अमाउंट इतना दे रहे हैं हम, और जितना कोयला निकलेगा उसके अंदर शेयरिंग इतनी देंगे। कोयला बिकेगा तो उसकी शेयरिंग अलग। वो डिपेंड करता है कि इनके बीच में, कंपनी के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। फिलहाल मैं यहाँ पर बात कॉन्ट्रैक्ट की नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ कि हम आदर्श नहीं है, आदर्श ऑनर। हम सब अपने आप को क्या मानेंगे? वी आर एक्सट्रैक्शन कंपनी। हम वो कंपनी है जो इससे इस लैंड को किस पे ले रहे हैं? लीज पर ले रहे हैं। और मैंने आपको पहले बताया था लीज होल्ड लैंड पे डेप लगता है, स्टार्टिंग में बता दिया था। और सपोज मान के चलो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था कि आदर्श जी लो ये 10 लाख रुपए पकड़ो, बोलो हाँ ये ना, ये 10 लाख रुपए पकड़ो, और ये जमीन 10 सालों के लिए हमारी हुई। बोलो हाँ ये ना, 10 सालों के लिए, 10 साल तक कोयला निकालेंगे हम इस जमीन से। आया समझ में नहीं आया? अब नहीं बोला। अब मैंने जब अपना अनुमान लगाया तो मैंने देखा भाई जब कोयला निकलेगा, जब कोयला निकलेगा तो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा कोयला। बोलो हाँ ये ना, तो कोयला निकलेगा कितना? तो जब हमने अपनी इंस्ट्रूमेंट मशीनरीज वगैरह लगाई तो मशीन ने बताया कि एक्सपेक्टेड कोयला कितना है, एक्सपेक्टेड कॉइल कितना है। बताया कि भैया 25 लाख टन कोयला है, 25 लाख टन कोयला है। बोलो हाँ या ना। लेकिन कंपनी को लगा यार ऑब्वियस बात है, निकालने निकालने में कुछ कोयला क्या हो जाएगा, चूरा बन जाएगा, नॉर्मल लॉस। 5 लाख टन मान लो ऐसी चूरा बन जाएगा। तो कंपनी ने बोला कि एक तरीके से 20 लाख टन तो अपने हाथ में आएगा। ये कंपनी का अनुमान था, इसलिए 20 लाख टन तो हमारे हाथ में आएगा। तो कंपनी क्या बोलेगी कि भाई मैंने ये जो 10 लाख रुपए दिए हैं ना, वो 20 लाख टन कोयले के लिए दिए हैं। सही कह रहे हैं? कंपनी ये बोलेगी, यानी कि कंपनी बोलेगी मेरी पर टन का जो लीज जा रहा है वो कितना जा रहा है? 50 पैसा जा रहा है।
पर टन, बोलो हाँ या ना। 1 टन के लिए मैंने 50 पैसा दिया है, बोलो हाँ या ना। 10 सालों का हो गया ना, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलिए फटाफट से हाँ या ना। ठीक है, अब जितना टन कोयला निकलेगा उतना डेप लगा देना। तो यहाँ पर डिप्लीशन मेथड लगता है, क्या लगता है? डिप्लीशन मेथड। मुझे ये ध्यान रखना, जब यहाँ पर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की बात आएगी मैं डिप्लीशन मेथड कहलाता है। ये है वैसा सा इको, मतलब प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वाला मेथड ही है, बट नाम अलग है इसका, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन हो रहा है। हम कुछ बना नहीं रहे, हमें कुदरत ने दिया था, हम उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने यूज के लिए उसे बाहर निकाल रहे हैं, कुदरत से छीन रहे हैं उन चीजों को हम। आया समझ नहीं आया? मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जहां पर भी आपके मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन आ जाएगा वह डिप्लीशन मेथड आ जाता है। आया समझ में नहीं आया? आगे बढ़ जाओ लाला जी, बोल दो बराबर से आइए ना। अब देखो, तो सर यहाँ पे अकाउंट कौन सा बनेगा? यहाँ पे तो बेटा आपका अकाउंट वही बनेगा, लीज ओल्ड लैंड, लीज होल्ड लैंड। सही, कहाँ कहाँ पे लगता है? बहुत जगह लगता है बेटा। एक्सट्रैक्शन तो हमने देखा होगा पहाड़ों में बहुत होता है, बोलो हाँ ये ना। ठीक है ना, पहाड़ी पत्थर तोड़ा जाता है, क्लियर नहीं है? वो भी एक्सट्रैक्शन है। हम भैया पत्थरों को तोड़ रहे, पहाड़ पत्थर तोड़ने का मतलब क्या है? पहाड़ तोड़ रहे हैं भाई, पहाड़ खत्म कर रहे हैं। ये मिनरल्स है हमारे एक्चुअल में। अब है तो भाई, एक्चुअली में है तो भाई, बट तू कहाँ करता होगा, ये मैं कहाँ करता हूँ? ये हमें क्या पता कि हमारी जमीन के नीचे कितना पानी है। लेकिन दूसरी बात और भी समझो, क्या कि अब इतनी सी जमीन पर, अब मेरी गली को ही देखोगे तो कम से कम 10 सबमर्सिबल लग रहे हैं। तो उस पानी पे अधिकार किसका है, मेरा या बगल वालों का? जमीन तो नीचे एक ही है ना, लड़ाई इस जमीन की है, नीचे वाली जमीन पे लड़ाई नहीं है, ये ध्यान रखना। हाँ ये ना। ऐसी हुआ था, मैं बता रहा हूँ। जब मेरा सबमर्सिबल लग रहा था तो मैंने वास्तु वाले को बुलाया, कि मैंने कहा कहाँ करवाना है मेरे को। उसने बोला यहाँ कराओ, गेट के बाहर, जहाँ पे मैं स्कूटी खड़ी करता था ना, वहाँ कराओ खुद। ठीक है, अब पड़ोसी पड़ोसी ये बदतमीज तो होते ही पड़ोसी, साथ भी देते हैं और बदतमीज भी है। अब इनका, इन्होंने क्या करा, कॉल कर दिया कि जी ये सबमर्सिबल खुद रहा है यहाँ पर। परेशानी रहती है हमारी कॉलोनी में, कुछ कहता ही नहीं हूँ बस। जैसे लड़ने पे आऊँगा तो बहुत बहुत बुरा लड़ता हूँ मैं, तो सही बता रहा हूँ। मतलब फिर बहुत जुबान गंदी हो जाती है, और वो मुझे, मैं उसे बता के चलूँ, वो पसंद ही नहीं है। सही बताऊँ, मुझे मतलब मुझे लगता है कि, और पता है हर बार जब भी मेरी लड़ाई हुई है, हर बार मेरे को ये महसूस हुआ है कि मैंने अपनी शरीर की क्षति कर ली। ये ऑब्वियस बात है, जब तुम किसी पे चीखते हो, चिंगाड़ते हो, गाली देते हो, बुरा बोलते हो, और पूरे एफर्ट्स लगा देते हो अपने, पूरे एफर्ट्स, आप सोच रहे हो पूरे एफर्ट्स से लड़ने का मतलब क्या है? मतलब आवाज ना, आवाज नहीं होती, अंदर से आवाज आती है फिर, और वो फिर ना यहाँ पे दर्द करता है। मतलब कहीं ना कहीं होता है यार, बीमार मतलब दिल अलग धड़ 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 कर रहा होता है, दिमाग अलग ठन 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 कर रहा होता है। तो वो चीज़ मुझे सही नहीं लगती, बाद में खुद ही अफसोस होता है, क्या यार क्या क्या हो ये है। और पता नहीं है कि कौन सा लड़ाई राई का पहाड़ बन जाएगी। सीधी बात समझो। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसलिए यहाँ पे कॉलोनी में कूल रहता हूँ, बेटर ऑप्शन है, फालतू में बकैती करना सही नहीं। अब इन्होंने बोला कि देखो जी 2 सबमिट तो खुदे पड़े हैं, एक हमारा एक सामने वालों का, तुम और खोद रहे हो यहाँ पर। अब समझ गए, तुम और खोद रहे हो यहाँ पर, तो हमारा तो वैसे ही पानी कम है, और तुम खोदोगे और पानी। आप समझ गए मेरी बातों को, भाई क्या चाह रहे हैं? आप पहली तरफ खोदो। ठीक। तो मैंने फिर, मेरे मकान के लेफ्ट में खोदना था, वो मैंने ये
इसका कितना पानी है हमें क्या पता। सीधी बात समझो, अगर एक भिगोने में, क्लियर ही नहीं है, 10 लोग स्ट्रो लगा के बैठ जाएंगे तो पानी तो एक ही खत्म हो रहा है। क्यों लगा जी? सवाल सिर्फ शक करने का है कि कौन कितना पानी जल्दी जल्दी चूस रहा है, कि कितना पी रहा है पानी, बात ही खत्म हो जाती है। जिसकी जितनी ज्यादा मोटर चलेगी पानी वो खत्म कर रहा है। और ये बदतमीजी है एक नंबर के। मैं तो मतलब मेरे घर में जो मेड आती है मैं तो उसको भी सुना देता हूँ कई बार। मतलब अगर वो टैप वाटर खोल के खड़ी हो गई है, टैप वाटर चल रहा है, मैं खड़ी हूँ मेरी लग जाती है भाई साहब, ये क्यों चल रहा है पानी? बर्तन धुलने के ना, बर्तन धो, बात खत्म। ये खड़े होने वाला मिजाज कौन सा है? ये भाई वो बर्तन साफ हो रहे हैं, क्या तो हो रहा है, फिर वो गंदगी लगी हट जाए फिर हम पहुँच देंगे। शॉर्टकट होता है ना धोने का, पानी में डुबो दो, निकाल के फिर मारो, फेंको, ये शॉर्टकट है धोने का। इस तरीके से। और ये तो कम हो गई मेरी कॉलोनी में, जब से इनके पानी का लेवल डाउन हो गया ना। हाँ, इनके पानी के लेवल डाउन हो गए इनके, ठीक है। अब इन्होंने बढ़वा बढ़वा के कर दिया पानी का लेवल डाउन। ना तो लाला जी मिजान ऐसा था, पूरी गली धो देंगे, इतना पानी वेस्ट करते थे और मेरी क्लास थी। मैं बताऊँ, इतना पानी वेस्टेज करते थे। और वो पानी सिंपल, मेरी गली में तो वो भी नहीं है, नाली। नाली भी छोड़ो भाई, वो गटर तो पता जा कर रहा, पानी कहीं भी जा रहा है। लेकिन मान ये थिएटर था, पता नहीं यार इतना पानी क्यों वेस्ट कर रहे हैं। दिवाली की दिवाली पे कैसे धो, मतलब कैसे सफाई चलती है? तमीज में सफाई हो सकती है भाई, डस्टिंग वगैरह हो सकती है तमीज से। पाइप लगा दिया, ले भाई दीवार भी ले, ले भाई छत भी ले। मैं कह रहा हूँ भाई साहब कितना रिस्की सफाई चल रही है, स्विच बोर्ड लगे पड़े हैं भाई साहब। और पता है एक बात और बता दूं, मतलब खाली ये नहीं कि स्विच बोर्ड में पानी जाएगा तो करंट आएगा, भाई अर्थिंग कैसे भी आ जाती है। गलत तो नहीं कह रहा लाला जी मैं? दीवार से अर्थिंग आ जाएगी। खतरनाक भाई, बहुत रिस्की उड़ते ही है। आज कुछ मतलब माउंटेन ड्यू है, थम्स अप पी के कर दिए। अब पी के थम्स अप लगाओ भाई, अर्थिंग गई पहाड़ में। अर्थिंग को हम देख लेंगे। हाँ, खतरनाक मोमेंट है भाई साहब। मतलब हमें अपनी रिसोर्स की थोड़ी इज्जत तो करनी चाहिए, ये ध्यान रखो। क्योंकि भगवान ने लिमिटेड दिया है, सबके हिस्से का दिया है पानी, दूसरे के हिस्से का मत छीनो, ज़्यादा बेटर है। तुम्हें दुख दर्द पीड़ा होगी, क्योंकि तुम अगर आज, मैं तो सीधा कहता हूँ, अगर तुम आज रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये ध्यान रखना कि आने वाली जनरेशन जो होगी तुम्हारी, उसके लिए तुम रिसोर्स नहीं छोड़, तुमने उसका रिसोर्स भी आज ही यूज़ कर लिया, तो भगवान कहेगा भैया तेरी जनरेशन तो प्यासी बैठेगी। ये बात समझो। और दूसरा क्या है कि आप, मतलब मुझे तो लगता है कि लोगों को करना चाहिए, लोग जितनी स्पीड से समरसीबल को खुदवा देते हैं ना, मुझे लगता है कि लोगों को वो भी करना चाहिए कि मतलब वो वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए बेसिकली, वो करनी चाहिए। और बल्कि करने वालों को इस तरीके से प्लान आउट करना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए वॉट एवर, कि भाई एक तो जितने भी एलएमसी की ज़मीन होती है, जैसे पार्क होती है एलएमसी की ज़मीनें, मतलब गवर्नमेंट लैंड कह दो आसान भाषा में, बड़े प्यार से खुद सकता है, इनमें बड़े प्यार से आ जाएगा। दूसरा पता है यकीन मानना, मुझे जो लगता है कि छत से जब बारिश होती है ना, तो छत पे सबके वो पाइप जा रहा होता है नीचे तक, और वो सीधा पाइप गटर पे जाता है।
नॉर्मल छतों की जो मेकिंग्स होती है, एक पाइप छत का ऐसा होता है सीधा गटर पे जाके मिलता है, वो ऊपर से नीचे तक ऐसा होता है लाला जी, नहीं होता है? ठीक है, और वो गटर में जाने का मतलब सीधा वो नाली बन गई, वो पानी कूड़ा हो गया, वो नीचे तो गया ही नहीं, जमीन के नीचे नहीं गया। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ इस हिसाब से प्लान आउट किया जा सकता है कि हर 3 मकान पे एक वाटर हार्वेस्टिंग लगवा दे, या लोगों को कर लेना चाहिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर। जस्ट लाइक जैसे हम सीवर लाइन बिछाते हैं, इस टाइप की एक लाइन, एक सिंपल सा एक ड्रेनेज बनेगा, और 3 छतों के 3 पाइप वहां पे कनेक्ट हो जाएंगे, इतना पानी जाएगा। पर तुम समझ कर लो खुद हो क्या दिक्कत आ रही है। तुम अगर यूज कर रहे हो तो तुम स्टोर भी तो कर रहे हो, आप समझ रहे हो, ये है कहानी। और ये मतलब मुझे लगता है, ये तो ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से सुनकर बोल रहा हूँ, ये मतलब मेरा मैं चाहता हूँ ये करना, पतिचिन फाउंडेशन की तरफ से मैं ये करना चाहता हूँ। और हो सकता है कि मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा कहता हो, लेकिन क्या पता बाहर देशों में ऐसा चल भी रहा हो। हाँ, अब नहीं है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना, ये बहुत हमें ये थोड़ा सा सोचना चाहिए अपने रिसोर्स को लेके ना। अगर ऐसा हो तो भाई मज़ा ही आ जाए, बताओ बताओ। लेकिन दिक्कत वही है ना, स्कैम तो हर जगह है यार। अब स्कैम 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 की क्या बताएंगे। नंदराम का बताता हूँ तुम्हारे, नंदराम में जब मेरे रोड से एंट्री करते हैं, तो वो डिवाइडर चलता है, उस डिवाइडर पे पौधे लगे पड़े हैं, आधे पौधे सूखे पड़े हैं। भाई साहब स्कैम है अपने आप में वो। पौधारोपण करेंगे, सरकार से पौधे लगवा दिए, पार्षद जी ने फोटो खिंचवा ली। बाबा भाई साहब भाई, रिपेयर मेंटेनेंस की बात करो, रिपेयर मेंटेनेंस के नाम पर रिपेयर मेंटेनेंस का भी पैसा देती है सरकार, पर वो जाते किसकी जेब में है? वो जिम्मेदारी तो नहीं लेता ना लाला जी, वो जिम्मेदारी नहीं लेता, वो अपनी जेब में डाल लेता पैसे को। वो कहता है भाई मेरा तो 2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे ना चुनाव में, वो तो रिकवर करने हैं, फिर अगला चुनाव भी लड़ना है ना, दारू पिला के, दारू पिला के ये होता है। दिक्कत है, ऐसी बात नहीं है, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं, हर चीज़ अच्छी तो नहीं हो सकती। पर ये है कि करप्शन लेवल कम है, बड़ा तो नहीं है, कम है ना, नज़र नहीं आता, ये क्या है कि चलो है, अभी भी है। करप्शन जाएगा नहीं, करप्शन है, ये मान के चलना। चलिए, अब देखिए, अब यहाँ पे अकाउंट बनेगा लीज होल्ड लैंड, यहाँ पे डेप्ट नहीं लगेगा। डेप्ट कहाँ जाता है? पीएनएल में, सीधी एंट्री पीएनएल में घुसेगी, सीधी एंट्री पीएनएल में डालना। जैसे मान लो कि पहले साल तुमने 1 लाख टन कोयला निकाला, मतलब मिनरल्स निकाले, बताओ 1 टन पे कितना था? 50 पैसा। 1 लाख पे कितना हो गया? 50,000, ये मान लो डेप लग गया। बाकी अभी रिकवर करेंगे, लाइफ बाकी है मेरे भाई, बैलेंस सीडी, अभी तो 1 साल बीता है, कितना हो गया? 9.5 लाख। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हुई? अरे बोलो हाँ, ये ना। अब सेकेंड ईयर में आ गए हम, ये हमारा फर्स्ट ईयर था, हमारा क्या चल रहा है? सेकेंड ईयर। टू बैलेंस बीडी, कितना आ गया मेरे बच्चों बोलो? 9.5 लाख। अब मान लो कि सेकेंड ईयर के एंड में, एंड तक पूरे साल भर में आपने यहाँ पे 5 लाख टन कोयला निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 5 लाख टन। तो 0.50 के अकॉर्डिंग कितना डेप लग गया? 2.5 लाख रुपए हमारे, 2.5 लाख रिकवर हो गए। बोलो हाँ ये ना, अरे बोलो हाँ ये ना। टू बैलेंस सीडी, दीदी कितना बच गया? 7 लाख ही बचा, 7 लाख बच गया। अभी तुम्हारा कौन सा ईयर आएगा? थर्ड ईयर। टू बैलेंस बीडी, 7 लाख। थर्ड ईयर में मान के चलो
तुमने 4 लाख टन निकाला, कितना निकाला? 4 लाख टन कोयला एक्सट्रैक्ट कर लिया, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर लिए, तो 4 लाख टन के अकॉर्डिंग कितना लग गया? 2 लाख। और फिर पता चला ओ माई गॉड कोयला है ही नहीं, कोयला खत्म हो चुका है, अब हम कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। आया समझ में? नहीं आया? तो क्या हुआ? अब तो बात खत्म। वो जमीन एक्सट्रैक्शन कंपनी की किसी काम की नहीं है, तो कंपनी को लगा यार 7 लाख में 2 लाख रिकवर हुए, बाकी 5 लाख रिकवर नहीं हो पाए, तो कंपनी क्या करेगी? इसे लॉस मान के कहाँ डाल देगी? पीएनएल। आया समझ में? आया? तो मैंने पहले ये बताया, पहला रीजन दिया, ये अकाउंट कब क्लोज होगा, ये अकाउंट कब क्लोज हो जाएगा? जब एक्सटेंशन क्लोज हो जाएगा, मतलब एक तरीके से माल ही नहीं मिल रहा, मिनरल सही नहीं, हमारी जो कैलकुलेशन थी वो गलत हो गई। हो सकता है, हो सकता है। तो अगर एक्सटेंशन क्लोज हो गया, मतलब माल ही नहीं आ रहा, तो लॉस, मतलब एक तरीके से ये लॉस चला जाएगा हमारा। आए ना? चलो अब एक काम करते, बाय बैलेंस ईडी कर दो, 1 साल और बढ़ा दो। क्लियर है? यहां तक? 4th ईयर में आ जाओ। अब यहाँ पे एक्सटेंशन, अब ये नई सिचुएशन है, एक्सटेंशन क्लोज नहीं हुआ, एक्सटेंशन चल रहा है, क्लियर ही नहीं है। आपने क्या करा 4th ईयर में? 4th ईयर में आपने छह लाख टन माल निकाला ना, 6 लाख तो कम हो गया। एक मिनट रुको, मिट जा भाई। हाँ हाँ, मान लो 12 लाख टन माल निकाला, बहुत ज्यादा, तो बताओ कितना? 6 लाख। अब तुम बताओ, तुम्हारी कॉस्ट, तुम्हारी अमाउंट कितनी बची थी? 5 लाख की, लेकिन तुमने निकाल कितना दिया? 6 लाख का, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब पता क्या है? देखो, या तो यहाँ पे क्या करो, 12 लाख में से खाली कितना दिखाओ यहाँ पर? 10 लाख। तो तुम बोलोगे देखो जी, अब इसे बोलते हैं ओवर एक्सट्रैक्शन। क्या कहते हैं? ओवर, जितना सोचा था उससे ज्यादा कोयला बाहर आया है। बोलो हाँ यार। तो 10 लाख टन तक तो मेरी कॉस्ट कवर होगी सारी की सारी, अकाउंट क्लोज हो गया ऑटोमेटिक, चलो क्लोज हो गया। लेकिन जो 2 लाख टन भाई बच रहा है, 2 लाख इंटू 0.5, यानी कि कितना बेटा? 1 लाख, वो मेरा प्रॉफिट है। अब मैं जितना भी कोयला निकालूंगा, कितने साल बीते? 4 साल बीते ना। अब 5 साल, 4 साल में 2 लाख टन एक्स्ट्रा निकला, और 5 साल से लेकर 10वें साल तक जितना भी निकालूंगा सारा क्या है मेरा? वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि अब मुझे कॉस्ट कवर अप नहीं करनी, मैंने लैंड की कॉस्ट कवर अप कर दी, मैंने लीज की कॉस्ट कवर कर दी। आया सही में? नहीं आया? तो यानी कि तुम्हें ये बात क्लियरिटी के साथ आ जानी चाहिए कि हमारी प्रोडिक्शन ही कहती है 20 लाख टन, मतलब हमने 10 लाख की कॉस्ट को 20 लाख टन में बांटा है। बोलो हाँ या ना? तो 20 लाख टन जब तक माल नहीं आ जाएगा तब तक हमारी कॉस्ट कवर अप नहीं होगी। आया सही में? 20 लाख टन तो कॉस्ट कवर अप चलेगी, और 20 लाख से जैसे ऊपर कोयला निकलना शुरू होगा हम किस में आ जाएंगे? प्रॉफिट में आने शुरू हो जाएंगे। आया सही में? नहीं आया? अरे क्लियर है ये? नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना? तो मैंने दूसरी सिचुएशन बताई, क्या बताई? ये अकाउंट क्लोज कब होगा? जब ओवर एक्सट्रैक्शन होगा, जब माल ज्यादा मिल जाएगा, मिनरल्स ज्यादा मिल जाएंगे। आया सही में? नहीं आया? अरे क्लियर है ये? नहीं है? क्लियर है मेरी बात? पहले मैंने क्या बताया, अगर कोयला मतलब एक मिनरल्स मिलने बंद हो चुके हैं तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है, लॉस है तो लॉस है, क्लोज हो जाएगा। 10 साल तक का वेट हमें करना ही नहीं है, जमीन बेकार है हमारे लिए। सेकंड, सेकंड कब होगा? जब ओवर एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब कोयला ज्यादा मिल जाएगा, मिनरल्स ज्यादा मिल जाएंगे, तो भी अकाउंट क्या होगा? जल्दी खत्म हो जाएगा, और उसके आगे जितने भी आएगा प्रॉफिट ही आएगा। क्लियर ही नहीं है? थर्ड, ये अकाउंट क्लोज कब होगा? जब लाइफ खत्म हो जाएगी। जब एसेट कितने साल के लिए लिए है? 10 साल के लिए, तो 10 साल तक ये खाता चलाते रहो, थोड़ा थोड़ा माल निकालते रहो, थोड़ा थोड़ा डेप लगाते रहो, बोलो डिप्लीट करते रहो। अरे बोलो हाँ ये ना? और 10वें साल में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। 10 में 11 साल में जाएगा नहीं, लाइफ खत्म हो गई। बोलो हाँ ये ना? यानी कि ये अकाउंट क्लोज होने के 3 ही कारण निकले हमारे। आया सही में? आया?
याद रहेगा? दोबारा बोलो। भाई कोयला निकाल लिया ना तू, कोयला निकाल के तू रिकवरी करेगा? तू कनेक्ट क्या करना चाह रहा है ये बता मुझे। हाँ इस लाइक क्रेडिट डेप। तो डेप का मतलब होता है कि हमने जमीन का यूज किया, मतलब कवर अप कर लिया ना वैल्यू मैंने अपनी। मेरी बात समझा नहीं? इस वक्त नजरिया चेंज करना पड़ेगा तेरे को अपना। यहाँ पर पॉइंट में कहना चाह रहा हूँ, तूने 10 लाख रुपए पे करे, बोलो आएगा ना? 10 लाख रुपए किस लिए पे करे हैं? क्यों चाहिए वो जमीन? मिनरल्स के लिए। तो ले देखे तो यही बोलेगा ना कि 10 लाख रुपए मैंने कोयले के लिए दिए हैं, बोलो आइए ना? और कितना कोयला निकालूंगा? 20 लाख टन, बोलो आइए ना? तो तू अपनी कॉस्ट को किस में बाइफिकेट कर रहा है? 20 लाख टन कोयले में बाइफिकेट कर रहा है, बोलो हाँ या ना? तो जितना कोयला निकालूंगा उतनी अमाउंट मेरी कवर हो गई। अमाउंट कवर करने का मतलब क्या है? मैंने लैंड को यूज करा, लैंड को यूज करने का क्या लाया? डेप्थ के लाया। बस यहाँ एंट्री बाय डेप्थ के थ्रू नहीं जाती, जैसे नॉर्मल आपने सीखी थी, बाय पीएनएल लग जाती डायरेक्ट। आया समझ नहीं आया? क्लियर है? आगे बढ़ू? चलो यहाँ पे लिख देते हैं क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। ये अकाउंट्स क्लोज कब होंगे बताइए? पहला, लाइफ इज ओवर, लिखो जब जिंदगी खत्म हो जाएगी। दूसरा, ओवर मिनरल्स एक्सट्रैक्शन यहाँ पे आगे लगा देना, अर्ली। जल्दी निकल गया ना, ओवर एक्सट्रैक्शन हो गए हमारे। नंबर थर्ड, चलिए चलिए, अर्ली मिनरल्स एक्सट्रैक्शन एग्जॉस्ट। क्लियर ही नहीं है? पर बंद हो गए। ये तीन ही रीजन है अकाउंट क्लोज होने के पीछे। अब देखो तुम बड़े प्यार से कर लोगे डिप्लीशन मेथड, दोनों कर लोगे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी थे, लेकिन मैं समझा चुका जो मुझे समझाना था। चलिए 1/1/2008 को कॉयल माइल इज टेकन अ लीज, 10 साल के लिए लिया है, कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। एस्टिमेटेड कॉयल कितना निकालेंगे? और लग रहा है 25 लाख में से कितना लॉस हो जाएगा? 20%। 25 लाख का 20%, 5 लाख ही बैठा, तो 25 लाख में से 5 लाख बर्बाद हो जाएगा तो कितना मिलेगा? 20 लाख टन बचेगा अपने पास। कोयल एक्सटेंशन मैंने पहले 3 साल में कोयला कितना निकाला है? 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख टन। अरे बोलो हाँ ये ना? डेप्रिशिएट लीज बाय डिप्लीशन मेथड। आया समझ में नहीं आया? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? पहले वही रेट निकाल देना अपना। कैसे? 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 कर दोगे, रेट निकल जाएगा। फिर 3 लाख से 5 लाख से 4 लाख से मल्टीप्लाई करके डिप्लीट करते चले जाना उसे। आ गया? क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ के देख लो। क्वेश्चन 12 में क्या लिखा है? अ लीज इज परचेज ऑन 1 जनवरी 2008 फॉर 4 ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ 20,000। हमने लीज खरीदी 4 साल के लिए, 1 जनवरी 2008 को 2 लाख रुपए पे, सॉरी 20,000 रुपए पे। इट इज प्रपोज टू डेप्रिशिएट द लीज बाय एन्युटी मेथड। अच्छा ये एन्युटी मेथड आ गया, बाय चार्जिंग 5% इंटरेस्ट। आई रेफरेंस टू द एन्युटी टेबल शो दैट to depreciate ₹1 by annuity method over 4 year charging 5% interest, one must write off a sum 0.282012. To write off ₹20,000, one has to be write off every year this. Show lease account for 4 year and also relevant entry in the profit and loss account. अब पेजेस ऊपर चली गई होगी बात, क्या लिख दी है वाली बात है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। ये तो एन्युटी मेथड था, ये फिर हेडिंग गलत डल गई मुझसे, डिप्लीशन मेथड। ये एन्युटी मेथड है, ठीक है? डिप्लीशन मेथड की हेडिंग गलत डल गई मुझसे। इधर देखो, एन्युटी मेथड। आ जाओ एकदम शांत, एकदम। देखो एन्युटी मेथड क्या कहता है? अगर मैं देखो ज्यादा बातें मैं समझू तो वैसे एन्युटी तो तुम ऑलरेडी मैथ में पढ़ ली, पढ़ोगे, पढ़ रहे हैं।
देखो एन्युटी का मतलब होता है, ये मान के चलो आज के 1 रुपए की कीमत भविष्य में कितनी होगी। भविष्य मतलब भविष्य में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद की वैल्यू, 4 साल बाद की वैल्यू, 10 साल बाद की वैल्यू 1 रुपए की, वो तो बोलते हैं एन्युटी वैल्यू। बढ़ते बढ़ते बढ़ते, बोलो हाँ ये ना। तो ये बीच में ना एक फैक्टर लगता है, उसे बोलते हैं हम एक डिस्काउंटिंग ने, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर भी कह सकते हो आप इसे। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर भी कहते हैं। और अगर आसान भाषा में बोलूं तो इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। और थोड़ा टेक्निकल करूं तो इसे इन्फ्लेशन रेट भी कहते हैं। बात क्लियर हो गई। कहने का मतलब मेरा ये है कि 1 रुपए की आगे भी कीमत 1 रुपए रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इन्फ्लेशन चलता है, इन्फ्लेशन जरूरी है, होना भी चाहिए, हाँ है ना। कीमत बढ़नी चाहिए पैसे की, बोलो हाँ है ना। या फिर ये लगा के चलो ब्याज की वजह से इंटरेस्ट बढ़ते हैं। अगर मैं 1 रुपया कहीं और इन्वेस्ट करूंगा तो ऑब्वियस बात है ब्याज के साथ वो 1 रुपया नहीं रहेगा, 1 रुपया समथिंग हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? अगर मेरा कोई दोस्त है, वो मुझसे 1 रुपया ले रहा है उधारी पे और कह रहा है 6 साल बाद भी, सॉरी 6 महीने बाद तेरे को 1 रुपया वापस कर दूंगा, वो मेरा दोस्त नहीं है, दुश्मन है, दुश्मन। क्योंकि वो 1 रुपया लेके 6 महीने बाद भी 1 रुपया दे रहा है मेरे को, आए ना। जबकि 6 महीने बाद 1 रुपये की कीमत 1 रुपये नहीं रहेगी, 1 रुपया समथिंग समथिंग हो जाएगी। मुझे वो समथिंग समथिंग भी तो चाहिए यार। तो इंटरेस्ट लेना ये देना गलत नहीं है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समय की पैसे की कीमतें, समय की पैसे की कीमत। समय के साथ पैसे की कीमत भी क्या होती है? बढ़ती है। तो बड़ी कीमत चाहिए हमें यार। बोलो हाँ ये ना। इसे बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं, बोलो हाँ ये ना। आज मान के जो चीनी 40 रुपए किलो आ रही है, 6 महीने बाद 40 रुपए किलो आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब 45 रुपए किलो हो जाती है, बोलो हाँ ये ना। तो 40 की वैल्यू कितनी हो गई? 45 हो गई, हाँ ये ना। क्लियर है ये नहीं है? ठीक है, क्लियर है ये नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। कोई दिक्कत आया? ये इकलौता ऐसा मेथड है, ये पहले बता के चल रहा हूँ, ये क्या कहता है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे काम करता है। किस पे काम करता है? ये कहता है कि अगर तुम जो एसेट खरीद के ला रहे हो वो तुम एसेट नहीं खरीदते, जो तुम एसेट खरीद के ला रहे हो वो तुम एसेट नहीं खरीदते, ठीक है। तो तुम कहीं अगर इस पैसे को कहीं और लगाते तो तुम्हें ब्याज मिलता, जो कि मिल नहीं रहा। बोलो हाँ ये ना। क्योंकि तुमने क्या खरीद लिया है? एसेट खरीद लिया है। बोलो हाँ। तो इसका कहने का मतलब एन्युटी मेथड ये कहता है, एन्युटी मेथड ये कहता है कि जैसे तुम क्या करते हो, रेडी टू यूज तक के सारे खर्चे ऐड करते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो तुम अपना इंटरेस्ट का लॉस कर रहे हो, जो तुम्हें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, अगर तुम्हें पैसा कहीं और लगाते पर तुमने नहीं लगाया, तुमने एसेट खरीद ली, तो तुम्हें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, है ना। वो इंटरेस्ट मिल नहीं रहा, तुम्हें एसेट खरीद रहे थे, तो वो इंटरेस्ट, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो तुमने अपॉर्चुनिटी फोरगोन कर दी, छोड़ दी, वो भी तुम्हारी कॉस्ट है और वो भी तुम्हारी एसेट की वैल्यू में ऐड होनी चाहिए। यही कहता है, बाकी कोई मेथड बात नहीं बोलता। अब आया समझ में? नहीं आया? क्योंकि ऑब्वियस बात है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? एक फिक्शन होता है, दिखती तो है नहीं, होती तो है नहीं एक्चुअल में, दिखती है ना। बात क्लियर होगी नहीं होगी? ठीक है। तो ये इस पे काम करते कि भाई वो इंटरेस्ट को भी क्या बनाओ, जो इंटरेस्ट तुमने छोड़ दिया, जो तुम्हें मिलना चाहिए था, इंटरेस्ट फोरगॉन कर दिया तुमने, वो भी क्या है? तुम्हारी कॉस्ट है। उसे भी क्या करो? कैपिटलाइज करो। क्या करो? कैपिटलाइज। कैपिटल समझ गए? एसेट की वैल्यू में ऐड कर, एसेट की वैल्यू में ऐड। आया समझ में? नहीं आया? चलिए क्वेश्चन के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर बताइए कौन सा था ये वाला? 21 12 था, पेज नंबर 104। बताओ हमने क्या खरीदी है? लीज खरीदी थी, है ना। लीज का मतलब एक लैंड ही होता है काइंड ऑफ। लीज पे तो कुछ भी लिया जा सकता है, लीज पर कुछ भी लिया जा सकता है, ये मत समझो लैंड।
लीज इज एनीथिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम मशीन लेकर आ गए 5 साल के लिए, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट बनते हैं इंडिया में के अंदर, अब मशीनें यहाँ पे नहीं है तो बाहर से लीज पे ले ली मशीनें 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए। आया समझ नहीं आया? तो लीज का तो खाली लैंड नहीं होता, लीज पे एसेट भी आ सकती है लैंड के अलावा। क्लियर है? अरे बोलो। चलो, डेबिट एंड क्रेडिट, आगे बढ़ते हैं। बताइए कब खरीदी हमने? 1 जनवरी 2008 को, 4 साल के लिए 20,000 रुपए की। डेट डाल देते 1 जनवरी 2008 टू बैंक, कितने रुपए? 20,000 रुपये। बहुत बढ़िया। कह रहे कि आपको डेप्रिसिएशन लगाना है बाय एन्युटी मेथड 5% इंटरेस्ट। अ रेफरेंस टू एन्युटी टेबल शो दैट depreciate ₹1 by annuity method over 4 years charging 5% interest, one must be write off rupees this. Here to write off 20,000, one has to be write off every year this. इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं वो तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए तुम्हें क्या लेनी पड़ेगी? एसेट की कॉस्ट लेनी पड़ेगी और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एन्युटी फैक्टर से। किससे? एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब यहाँ पे तुम्हारी कॉस्ट कितनी है? 20,000। एन्युटी फैक्टर तुम्हें ऑलरेडी मिलेगा, कितना दे रखा ऑलरेडी? 0.282021। बोलो 0.282012 है, फिर 12 है ना? अरे बोलो हाँ ये ना, इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.282012 से, तो मेरा जो डेप निकल कर आएगा वो आएगा 5640 पूरे 1 साल का। अरे बोलो हाँ ये ना। और देखो इन्होंने वही चीज लिखी हुई है, टू राइट ऑफ द 20,000, मतलब 20,000 रुपये डेप लगाने के लिए तुम्हें हर साल कितना राइट ऑफ करना है, कितना डेप लगाना है, इन्होंने वही चीज बता रखी है, मतलब लिख के बता दी वो तुम्हें। हाँ है ना? जैसे एक ऊपर वाला क्वेश्चन भी है, देखो ये इसमें भी क्या करोगे? देखो ये रहा, एसेट कितने की? 50,000 की। एन्युटी फैक्टर कितना है? 0.31। इसकी जब मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हारा हर साल का डेप निकल जाएगा। कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। आया सही में नहीं आया? अरे क्लियर है ये नहीं है? बोलो बराबर दे। चलो अच्छा, अब इन्होंने एक बात और बताई, इंटरेस्ट रेट कितना बता रखा है? 5%। अरे बोलो हाँ ये ना। अरे क्लियर है ये नहीं है? चलो आगे बढ़े। अब बताओ ईयर एंड आएगा हमारा, ईयर एंड कब आएगा? 31 दिसंबर 2008। अरे बोलो बाय डेप, दीदी डेप कितना निकाला है हमने? 5640। लेकिन ईयर एंड में एक चीज और भी होगी, क्या मिलेगा हमें? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक्चुअली मिल नहीं रहा, इंटरेस्ट एक्चुअली मिल नहीं, हम मान रहे कि मिल रहा है, हमें कॉस्ट बनानी है। बोलो हाँ या ना? तो इंटरेस्ट कितना लगाओगे? बोलो बराबर से। 20,000 के ऊपर कितना परसेंट? 5%। कितने रुपए का इंटरेस्ट? 1,000 का टू इंटरेस्ट। इसकी एंट्री क्या बनेगी? बोलो बराबर से। लीज अकाउंट डेबिट, एसेट की वैल्यू बढ़ा दी, टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को इनकम मान के क्रेडिट कर दिया, और ये इंटरेस्ट में कहाँ चला जाएगा? पीएनएल में चला जाता है। अरे आया समझ में नहीं आया? चलो मेरे बेटा अब निकाल दो, बाय बैलेंस ईडी करो बराबर दे। 15,360। बहुत बढ़िया, सुनते रहना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर 1/1/2009 आया, क्या लिखोगे? टू बैलेंस बीडी। अरे बोलो हाँ ये ना, कितना आ जाएगा तुम्हारा? 15,360। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? आगे 31 दिसंबर 9 आया, डेप लगेगा। डेप तुम्हारा सेम है मेरे बच्चों, कितना डेप है तुम्हारा? भाई 5640 का डेप है, लेकिन इंटरेस्ट तो हर साल मिलता है, आया ना? तो इस साल भी इंटरेस्ट मिलेगा। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एक तरीके से, टेक्निकली हमारा कोई इंटरेस्ट है नहीं, बस लगा रहे हैं एंट्री, क्योंकि इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए बोला है इसने। 31 दिसंबर 2009। अब क्योंकि इन्वेस्ट एसेट की वैल्यू ये है तो इसके ऊपर डेप इंटरेस्ट आएगा, कितना परसेंट? 768। निकाल दो लाला जी, बाय बैलेंस ईडी, जल्दी बोलो कितना? 10,488। क्लियर है मेरे बच्चों? 1/1/10। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? बोलो बराबर दे। टू बैलेंस बीडी कितना आ गया? 10,488। अब क्या होगा? फिर आएगा 31 दिसंबर 10, क्या लिखेंगे? बोल बराबर दे। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट,
कितने रुपये हो गया, वही से 5640। आए ना। इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 10 4। अब जितनी एसेट की वैल्यू है उतनी वैल्यू को कैरी करेंगे। इंटरेस्ट बताओ, 524 524 ही कर लो। आए ना, निकाल दो भैया बाय बैलेंस CD 5372। अब क्या आ जाएगा देखो, 1 1 11 टू बैलेंस BD 5372, 31 दिसंबर 11। अब देखो ध्यान से, यहां पर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा मेरे साथ। क्या लगाएंगे, बाय डेप लगाएंगे, कितना 5640। ठीक है, इसका डिफरेंस निकाल दो कितना आएगा। $268। अच्छा, नॉर्मली आप इंटरेस्ट कैसे निकाल रहे थे, ये था ना, जरा करना करके, समथिंग समथिंग वही आ गया, क्लियर ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 268.6 कर देता यहाँ पर मैं, तो ₹1 का डिफरेंस रह जाता। वो मुझे करना नहीं है, क्योंकि एसेट की लाइफ कितने साल की है, और 4 साल में अकाउंट क्लोज कर देना है मुझे, वो ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। आया समझ में नहीं आया, क्या मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई, आया ना। अब देखो तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, समझ गए। इसमें क्या हुआ, इन्हें डेप भी लगवाया, इसने डेप्रिसिएशन भी लगवा दिया, ठीक है, और इंटरेस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मान के रिकॉर्ड भी करवा दिया। अरे बोलो हाँ यार, बताना बेटा यार, ईयर कब शुरू हुआ था मेरा, ये पहला डेप कब लगा था, 31 दिसंबर 8 में, सही कह रहा हूँ, ठीक है। तो डेप तुम्हारा पीएनएल में यहाँ ट्रांसफर होगा, अरे बोलो हाँ या ना, कितने डेप बोलो, 5640। फिर डेप कब लगा, 31 दिसंबर 9, फिर 31 दिसंबर 10 में, फिर 31 दिसंबर 11 में, सही कह रहा हूँ। कितना लिखूंगा बोलो बराबर दे, 2 डेप कितना लिखेंगे, 5640। फिर लिखेंगे 2 डेप कितना, 5640। लिखेंगे यहाँ पे कितना, 2 डेप कितना, 5640, सही कह रहा हूँ। टक 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 टक, ठीक है। चलो, लेकिन मैंने 8 में, 9 में, 10 में और 11 में क्या लगाया था, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को क्रिएट करा था इनकम मान के, वो इनकम भी आएगी यहाँ पर आएगी, अरे बोलो हाँ या ना, गलत तो नहीं कह रहा। चलो देख देख के बोल देते हैं, ठीक है। पहली फिगर याद कर ले 1000, दूसरी फिगर याद कर ले 768, तीसरी फिगर याद कर ले 524, और चौथी फिगर याद कर लो 268। चलो भाई पहली फिगर, समझ गए, क्लियर है यहाँ तक। अब एक काम करना, देखो इधर देखो, इधर देखो, ये जो तुमने डेप लगाया ना, टोटल टोटल डेप जो लगाया, इसे जोड़ दो। है 22,500, 22,500, समझ गए, ठीक है। चलो, अब सारे बच्चे यहाँ पे डिफरेंस निकालना, 4640, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस 5640 माइनस 768, 4872। पाँच हजार इधर जोड़ दो,
समझ गए। अब देखो इस मेथड की खासियत, पहले एक लो द मेथड है, एसेट की कॉस्ट कितनी है 20, और नॉर्मली हमने कैसे किया था, जितनी कॉस्ट है डेप उसके अंदर ही रहता है, उसके ऊपर कभी नहीं जाता है डेप। कोई मेथड देख लेना, ये एक लो द मेथड रहता है कि कॉस्ट है 20 और डेप कितना लगवा रहा है, कॉस्ट पर डेप लगा रहा है। क्यों? क्योंकि बीच जो एसेट की वैल्यू इंक्रीज करवा देता था इंटरेस्ट की वजह से, हाँ ना। तो तुमने कितना इंक्रीज करा, पूरे 4 साल में 25 और 60 की वैल्यू इंक्रीज करी, जिससे डेप तुम्हारा इंक्रीज हो गया ऑटोमेटिक, आया। अगर तुम इसके बीच का फिगर देखोगे तो कितना आ रहा है 20 आ रहा है, बोलो आया ना। तुम्हें ऑटोमेटिक डिफरेंस पता लग जाएगा, देखो इफेक्ट 20 का ही आ रहा है। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ कहने का है, एंट्री घुमाने का तरीका है, एक्चुअल में कुछ गलती हो रही नहीं है। दूसरी बात समझो, इसका जो नेट इफेक्ट का ग्राफ बनाओगे ना, इफेक्ट देखो, पहले डेप कम, ज्यादा ज्यादा और ज्यादा, मतलब इसमें डेप का जो इफेक्ट आ रहा है एक तरीके से, इसका जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो अपवर्ड स्लोप आ रहा है। अगर डेप का रेशियो, अगर देखो डेप का ग्राफ बनाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन की तरह चलेगा, क्योंकि सेम डेप है हर साल, सही बात है ये नहीं है। जबकि अगर तुम नेट इफेक्ट का ग्राफ बनाओगे तो वो अपवर्ड स्लोप जाएगा, सही बात नहीं है। अगर ये तो डेप हो गया, ये नेट डेप हो गया, डेप और नेट डेप का ग्राफ बनाओगे तो वो अपवर्ड स्लोप जाएगा। एन्युटी की यही खासियत, क्लियर है ये नहीं है। आ गया, अब कुछ बचा हमारा, ये रहने दो, लास्ट के 2 काट दो क्वेश्चन, फालतू फालतू के। चलो ये लास्ट क्वेश्चन कर लें, खत्म करें। क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर, हाँ जी 105, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स। हाँ जी, तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा, और ये वाला चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूड, खत्म हो जाएगा। आपको इसके बच्चे पूछे क्वेश्चन जो भी होंगे मोस्टली आपने कर भी लिए होंगे, है ना, और जो मैंने कटवा दिए, जो हमारे कोर्स का नहीं पार्ट उसे काट देना, बात क्लियर होगी नहीं होगी। और अपने मॉड्यूल से क्वेश्चन खत्म कर देना A to Z, जो जैसे मैंने बताया, इलस्ट्रेशन हो, क्वेश्चन हो, MCQ हो, छोटे हो बड़े हो, थ्योरी हो, सारे करने, डाउट के लिए हम बैठे हैं, क्लियर ही नहीं है। चलो शुरू करें। देखो ये मैं बता दूं, ये कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोविजन फॉर रिपेयर रिन्यूअल, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि कई कंपनी कहती है कि यार हमारी जो मशीनरीज हैं उनके ऊपर जो रिपेयर्स वगैरह के खर्चे होते हैं ना, वो अनबैलेंस तरीके से होते हैं। अनबैलेंस तरीके का मतलब है कभी 50,000 का खर्चा हो गया, कभी 1 लाख का खर्चा हो गया, समझ गए, कभी 40,000 का रह गया, कभी फिर बढ़ गया, कभी फिर घट गया, समझ गए। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस होती है, मतलब पीनल अकाउंट पे एक सिमेट्रिक इफेक्ट नहीं जाता, कभी ज्यादा तो लॉस दिखेगा, कभी कम तो प्रॉफिट दिखेगा ज्यादा, समझ गए।
तो कंपनी ये चाहती है कि भाई हम जो है अपने पीएनएल पे इक्वल इफेक्ट डालना चाहते हैं, एक जैसा इफेक्ट डालना चाहते हैं हर साल, समझे? रिपेयर और रिन्यूअल के नाम पर एक जैसा इफेक्ट डालना चाहते हैं। मतलब हम क्या करना चाहते हैं, हम ज्यादा और कम खर्चा नहीं दिखाना चाहते, हम एक जैसा इफेक्ट दिखाना चाहते हैं। इसलिए फिर ये कॉन्सेप्ट पैदा होता है रिपेयर एंड रिन्यूअल्स का। इसमें कंपनी कुछ करती नहीं है मेरे बच्चे, सिर्फ एक अकाउंट ओपन कर देती है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल अकाउंट। क्लियर ही नहीं है, सिर्फ ये अकाउंट ओपन कर देती है और चीजों को इसी से बैलेंस करती है। क्लियर ही नहीं यहाँ तक? पहले में तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इफेक्ट अलग अलग ना देगी, कैसे देने जाती है वो, एक सार एक जैसा। आया समझ में नहीं आया? और क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी हैविंग अ लार्ज फ्लीट ऑफ व्हीकल। मतलब एक पब्लिक कंपनी है जिसके पास बहुत लार्ज फ्लीट ऑफ व्हीकल्स है, बहुत सारे व्हीकल्स हैं। बैलेंस इन प्रोविजन फॉर रिपेयर रिन्यूअल अकाउंट 31 मार्च 2019 को उनके पास रिपेयर रिन्यूअल अकाउंट कितना है, 1,15,000। एक्चुअल जो भी खर्चे करे इन्होंने, एक्चुअल रिपेयर चार्ज इनकट जो भी खर्चे करे हैं 10 में और 11 में, वो इतने रुपए की करे, देख रहे हो? कभी ज्यादा कभी एकदम से कम, मतलब खर्चे एक्चुअल में ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक, द कंपनी मेक्स एन एनुअल प्रोविजन 40,000 ऑन ए रिपेयर, ये एवरेज है। कंपनी हर साल 40,000 का एक प्रोविजन क्रिएट कर लेती है रिपेयर एंड रिन्यूअल्स के नाम से। डेवलप द प्रोविजन फॉर रिपेयर रिन्यूअल अकाउंट फॉर द ईयर 9, 10 एंड 11, 9, 10 एंड 10, 11। समझ गए? आपका अकाउंट बना के दिखाना है, खाली कौन सा, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल लिखिए। मैं तुम्हें प्रोविजन फॉर रिपेयर रिन्यूअल तो सिखाऊंगा ही, साथ में रिपेयर एंड रिन्यूअल भी सिखाऊंगा। क्लियर ही है? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर ही नहीं है? एग्जाम में जो पूछे वो बना देना। समझ गए? क्लियर है? चलो, विद जर्नल एंट्री। देखिए जर्नल एंट्री से तुम सारी बातें समझ जाओ। क्या लिखेंगे यहां पर हम, बोलो? प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल अकाउंट। ठीक है, देखो बेटे इन्होंने बैलेंस कितना दे रखा है प्रोविजन का, 1,15,000। प्रोविजन का नेचर क्या होता है, क्रेडिट का। क्रेडिट को हटाने के क्या कर देंगे, सॉरी क्रेडिट का डेट क्या है, 31 दिसंबर 9। अगला डेट क्या आएगा, 1 जनवरी 2010। अच्छा 31 मार्च है, हाँ 1 अप्रैल 2009, अगले साल की शुरुआत। बाय बैलेंस बीडी बेटा कितना हुआ, 1,00,000। क्लियर है? आराम से सुनना। बोलो कंपनी हर साल प्रोविजन बनाने की कितनी बात कर रही है, पढ़ो, कितना प्रोविजन बनाना चाहती है हर साल? दीदी नहीं वो, क्या रह क्या रह गए? बात क्लियर हो गई? कितना प्रोविजन बोला हुआ है, फायदा नहीं दे रही, बता रहा हूँ, बहुत बुरी लगी है को मेरी बातें। हाँ जी, 40,000। अब प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है, पीरियड में डेबिट और प्रोविजन में क्रेडिट। जब तुम्हारा ईयर एंड आएगा 31 मार्च 2010 बाय पीएनएल कितना, क्लियर है? भाई प्रोविजन क्या बना दो,
पीएनएल में खर्चा मार के डेबिट कर देते हो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो प्रोविजन क्या हो गया क्रेडिट और पीएनएल क्या हो गया डेबिट। बोलो हाँ ये ना, मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई? ठीक है, तो देखो यहाँ पर एंट्री क्या बनी 31 पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल। थोड़ा शॉर्ट मिलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है साईं, ठीक है। अब ये बताओ तुम्हें 31 मार्च 2010 में देने का एक्चुअल खर्चे कितने हुए हैं? 75,000। खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। चलो एक काम करते हैं, पहले एंट्री बना देते हैं। बताओ 31 मार्च 10 में रिपेयर एंड रिन्यूअल डेबिट टू पैसा जा रहा है टू कैश या बैंक जो भी है, कितने रुपए? 75,000 रुपीज। आया समझ में नहीं आया? तो बताइए क्या होगा 31 मार्च 10, क्या लिखूं यहां पर? टू कैश या बैंक अकाउंट, कितने रुपए? 75,000 रुपए। आया समझ में नहीं आया? ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात समझो, सारे खर्चे कहाँ ट्रांसफर कर देते थे तुम? सारी इनकम सारे खर्चे कहाँ जाते थे? पीएनएल में। बोलो हाँ या ना? बट यहां मत डालना पीएनएल में, ये जाएगा तुम्हारा कहां पर? प्रोविजन में। प्रोविजन फॉर आरआर अकाउंट डेबिट और रिपेयर रिन्यूअल तुम्हारा डेबिट हटाने क्या कर दोगे? क्रेडिट। कितने? 75। आया समझ में नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा जब 31 मार्च 10 आएगा, क्या होगा ये? प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल। कितना बेटा? यहाँ क्रेडिट और यहाँ डेबिट। बोलो आया ही नहीं आया? क्लियर है? अब ये ऐड करो वो लेस करो। अब आ जाएगा तुम्हारे पास क्या? 1 अप्रैल 2010 बाय बैलेंस बीडी, कितना आ गया? 80। इस ईयर में दोबारा प्रोविजन बनाना है, कितना? 40। एंट्री बस डेट अलग होगी। डेट क्या होगी? 31 मार्च 11 बाय कितना? आ गया। फिर इस ईयर में तुमने खर्चा करा कितना? 30 या 32? 32। सेम एंट्री विद डिफरेंट अमाउंट विद डिफरेंट डेट। रिपेयर रिन्यूअल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ये वाला ईयर तो क्लोज हो गया मेरा नए साल में 31 मार्च 11 में टू कैश या बैंक 32। और ये कहां चला जाएगा? बाय प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल अकाउंट डेबिट टू रिपेयर रिन्यूअल अकाउंट। अरे क्लियर है ये नहीं है? यहां क्रेडिट ऊपर बोलो कितना बचेगा? आया समझ में नहीं आया? अब जो मैं समझाना चाह रहा था देखो वो हुआ नहीं हुआ। मैंने खर्चा क्या करा? 1 साल करा, एक बार पहले खर्चा करा 75, फिर खर्चा करा 32। खर्चा तो बिल्कुल अनबैलेंस्ड है, लेकिन पीएनएल पे इफेक्ट अनबैलेंस नहीं किया, पीएनएल पे इफेक्ट सेम है। मैंने खर्चा कुछ भी करा लेकिन पीएनएल पे 40-40 का इफेक्ट किया। जब मैं पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा 2 साल का तो 40-40 नहीं दिखेगा पीएनएल में, क्योंकि इस खर्चे का इफेक्ट जो पीएनएल पे जाना चाहिए था वो गया नहीं, वो इससे कवर अप कर दिया, हमने एडजस्ट कर दिया। समझ गए? आया समझ में नहीं आया? ये है टेक्निक इस कॉन्सेप्ट की कि पीएनएल पे अनबैलेंस नहीं देना, एक जैसा इफेक्ट देना है। हाँ या ना? क्लियर है? ठीक है जी, क्लोज होता है सब कुछ। आज के लिए धन्यवाद। सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।